क्या भाई अभी तक कर रहा है क्या मक्कारी यार? 10th बोर्ड आ गई इतने करीब, मैं अपना 120% देने के लिए तैयार हूं। तू कहाँ है भाई? आजा, शुरू कर रहे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 नंबर का वेटेज है। 6 मार्क्स आज तुझे कंफर्म करा दूंगा भाई, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट करा दूंगा। और ऐसा पढ़ाऊंगा इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो गलत करके नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और भाई जो इस लेक्चर में क्वेश्चन कराऊंगा ना, वैसे के वैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 100/100 जो मैथमेटिक्स में लाने का तूने पहले दिन सपना देखा था, जब रियल नंबर मैंने स्टार्ट किया था, क्या आज वही सपना तू देख पा रहा है? क्या यही तेरा टारगेट है कि यार अभी लग रहा है कि नहीं हो पाएगा? भैया ऐसा मत सोचना भाई, अभी भी वक्त है। हर एक दिन मेहनत करेगा तो जो तूने टारगेट अपने लिए सोचा है वो अचीव कर लेगा। मैं हर एक क्वेश्चन तुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करा दूंगा जो आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद इस लेक्चर के देखने के बाद तू कोई सा भी सैंपल पेपर उठा ले, तू एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन कर ले, तो उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो भाई शुरू कर रहे, फुल एनर्जी फुल जोश के साथ। हेडिंग डाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 नंबर आज तेरे कंफर्म कराता हूं। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे भाई, जितनी भी जरूरी बातें हैं, जरूरी क्वेश्चन है, सब कराने वाला हूं। और भाई 6 मार्क्स से तुम्हारे आज पूरे दिला दूंगा, पूरा क्विक रिकैप भी करा दूंगा। जो भी पूछा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हर एक बात को समझ लेंगे। अब शुरू करते हैं भाई, शुरू से शुरू कर रहा हूं एकदम बेसिक से। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? याद करो, पॉलिनोमियल में मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है उनको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। याद आ रहा होगा सर, ऐसा आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल बताया था, ax² + bx + c। बस इसी को कभी इक्वल टू में 0 लगा दूं तो ये इक्वेशन बन जाती है। भाई ax² + bx + c क्या था? तेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको इक्वेट कर दिया 0 से, तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां पे तुझे पता है यार a b c क्या थे? रियल नंबर। ये जो सिंबल था इसको मैंने क्या बोला था? इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। याद आ रहा है? सब पढ़ा चुका हूं पॉलिनोमियल चैप्टर में। नहीं याद आ रहा है तो नोट कर। ऐसी कभी भी इक्वेशन तुझे दिखे, इसको तू कहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे a b c तीनों क्या है? रियल नंबर है, और वेरिएबल क्या है? x है। ठीक। अब यार भाई यहां पे भी क्या बात करेंगे? सॉल्यूशन की बात करेंगे, रूट्स की बात करेंगे। जहां पे वहां पे जो जीरोस बोले थे ना कि x की वो वैल्यू जिसपे ये पूरा इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब x की वो वैल्यू जिसपे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। दिमाग में आ रही है बात? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बताया? तो सर x की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। मैंने पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया, मतलब x की वो वैल्यू जिसपे ये पूरी इक्वेशन की वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए, मतलब भाई ये LHS इक्वल टू RHS हो जाए। तो यहाँ पे देख भाई, जब भी सॉल्यूशन की बातें की जाए, दिमाग में बिठा ले, सॉल्यूशन की बात की जाए या रूट्स की बात की जाए, दोनों बातें कभी भी तेको दिखे तो तेको क्या करना है? सॉल्यूशन की बातें या रूट्स की बातें, वेरिएबल की वो वैल्यू लिख ले। ये वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करे भाई? सेटिस्फाई करे। जो इक्वेशन को क्या करे भाई? सेटिस्फाई। जो इक्वेशन को क्या करेगा भाई? सेटिस्फाई। मतलब x की वो वैल्यू जिसपे LHS इक्वल टू RHS आ जाए, मतलब क्या भाई? मतलब x की वो वैल्यू जिसपे LHS इक्वल टू RHS आ जाए, x की वो वैल्यू जिस पर LHS इक्वल टू RHS आ जाए। भैया समझ में आया? अरे भैया x की वो वैल्यू जिसपे इक्वेशन सेटिस्फाई करे, या x की वो वैल्यू जिसपे LHS इक्वल टू RHS हो जाए। बात एक ही लिखी है आपने, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। इसको बोलते हैं सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं रूट्स। मतलब कभी इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने को आ जाए तो दो मेथड होती है तेरे सिलेबस में। एक मेथड होती है फैक्टराइजेशन मेथड, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बच्चे इसको प्यार से दिमाग में रखते हैं। और एक होती है भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या मैं बोलूं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये दो फॉर्मूले तुम्हें दिमाग में रखने हैं, ये दो मेथड तुम्हें दिमाग में रखनी है। एक हो गई फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरी हो गई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। दोनों में बताऊंगा, है ना? यहां तक समझ में आया? अब मेरे को दिमाग में आया, सर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक बात बताई थी कि जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, है ना? तो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो डिग्री 2 है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? 2 होंगे। तो इसके कभी मैं बात करूं नंबर ऑफ सॉल्यूशन की, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कभी मैं बात करूं तो वो कितने होंगे? दिमाग में आ गया होगा कि भैया वो होंगे एटमोस्ट 2। सर ये अंग्रेजी में क्या लिख दिया? एटमोस्ट। अरे भाई ज्यादा से ज्यादा 2, ज्यादा 2, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते ना। ये मैंने नोट लिखवाया था बड़े भैया का हैक।
तो एटमोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2, मतलब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 भी हो सकते, 1 भी हो सकते, 2 भी हो सकते, है ना, पर 2 से ज्यादा नहीं होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। क्लियर है? यहां तक सारी बातें समझ में आई? यहां तक सारी बातें समझ में आई। अब भैया नंबर ऑफ सॉल्यूशन को निकालने का तरीका भी होता है इसमें। उसके पहले जो जो बातें अपन ऑलरेडी पढ़ कर आए पॉलिनोमियल में उसको रिकॉल करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके ज्यादा से ज्यादा 2 रूट हो सकते हैं, मैंने वो 2 रूट मान लिए अल्फा और बीटा। पॉलिनोमियल में वो जीरोस थे, आपको इनका रिलेशन बता रखा है क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। कोई दिक्कत नहीं। यहां पे एक और क्वांटिटी आती है दैट इज कैपिटल डी। यहां पे एक और चीज अपने को निकालनी है दैट इज कैपिटल डी। उसको बोलते हैं b² - 4ac। उसको बोलते हैं b² - 4ac। ये क्या है? इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? b² - 4ac। अभी केवल नोट करो, हर एक बात बहुत डिटेल में बताऊंगा। क्या क्या बताया सर? आपने बोला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होंगे अल्फा और बीटा, या मैं बोलूं 2 रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। इन अल्फा और बीटा और इन एबीसी में एक रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c/a। सर ये कैपिटल डी क्या लिख रखा है? बताऊंगा भाई, सब चीज बताऊंगा, मत नोट ले, है ना, इतना नोट कर। इसको अभी बस लिख ले, एक नोट्स में लिख ले, इसको मैं बताऊंगा क्या होता है। अब सीधे आते हैं पहला सवाल सीबीएसई 2019 में क्या आया, ध्यान से देख क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। तुझे के की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है तुझे? के का वैल्यू निकालना है। फॉर विच द गिवन वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। दिमाग में आया सॉल्यूशन क्या? रूट्स। रूट्स और सॉल्यूशन में क्या बोला? एक्स की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। भैया ने बोला एक्स की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब एक्स बराबर 2 क्या करेगा? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कभी मैंने एक्स की जगह 2 रख दिया तो एलएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा? आरएचएस हो जाएगा। तो मेरे भाई लिख यहां पे लिख कि मैंने एक्स की जगह 2 रखा, तो kx² प्लस 2x - 3 बराबर 0, ये इक्वेशन थी। अब ये बोल रहे x बराबर 2 क्या है? इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन है तो x की जगह 2 रख देंगे, जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दिया, -3 बराबर 0। ये कितना हो गया भैया? 4k प्लस 4 -3 बराबर 0, 4k प्लस 1 बराबर 0, 4k बराबर -1, k बराबर आ गया भैया -1/4। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तू खुद कर सकता है कि x बराबर माइनस है, इसका सॉल्यूशन है, मतलब जहां जहां x है वहां माइनस से रखेंगे तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो -a² प्लस 2a - a - k बराबर 0, है ना। अब -a² क्या होता है? a² प्लस 2a इंटू -a क्या होता है भैया? -2a² -k बराबर 0। अब ये आया -a² -k बराबर 0। a² - 2a² -a² हो जाएगा, -k बराबर 0। अब ये -k रहेगा, ये उधर जाएगा, a² हो जाएगा। k का वैल्यू निकालना तो ये माइनस उधर जाएगा, तो -a² आ गई k की वैल्यू। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होगा। दोनों आंसर आए कि नहीं? मतलब तूने मचा दिया। जहां भी तुझे दिखे यार ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, मतलब भाई उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दे, LHS इज इक्वल टू RHS। कुछ नहीं करना। यही तूने वो पॉलिनोमियल में किया था कि भाई x बराबर 2, इसका कभी 0 से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो तू x बराबर 2 उस पॉलिनोमियल में पुट कर देता और उसको इक्वेट कर देता 0 से। तो वही जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा ना, वहीं पे इक्वेशन में उसका नाम हो गया रूट्स और सॉल्यूशन। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने का नहीं है। क्लियर है? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन ना, निपटा देते हैं इसको। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। सेम मैंने इस तरह के क्वेश्चन पॉलिनोमियल में करा रखे, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। सीबीएसई 2019 में पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। भाई के की वैल्यू बतानी है, फॉर विच द रूट्स बोलो या सॉल्यूशन बोलो, बात एक ही है, ऑफ द इक्वेशन, ये रही भैया तेरी इक्वेशन, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये कह रहा है यार भाई इसकी वैल्यू बताओ के की, कब? जब बताओ कि यार इसके जो रूट्स है ना वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो भैया आपने जीरोस में रेसिप्रोकल बताया था, मतलब देख इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, ध्यान से देख। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 3x²
-10x प्लस के बराबर 0। ये तेरी क्या है भाई इक्वेशन। अब इसके दो रूट होते हैं, तुझे पता है अल्फा और बीटा। अब ये कह रहा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल मैंने क्या बताया था भाई, कभी एक रूट 2 है तो दूसरा 1/2 होगा, कभी एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। तो ये जो बीटा है ना, इसकी वैल्यू क्या है 1/अल्फा। क्यों, इन्होंने कहा दोनों रूट एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है। तो भाई बीटा कभी 1/अल्फा है तो तुझे पता है अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। इसको उधर पहुंचाएगा तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। मैंने बोला था जब भी रेसिप्रोकल वर्ड दिखे, जब भी जीवन में रेसिप्रोकल वर्ड दिखे, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बराबर 1 होता है। यहां पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर। अब प्रोडक्ट अल्फा बीटा क्या सिखाया, C/A बराबर 1। सी क्या होगा, सी होगा कांस्टेंट टर्म, कंपेयर करना आता है इसको, कंपेयर करेगा ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से। तो कांस्टेंट टर्म क्या है के रख दिया। ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 3 आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ गई -10 आ गई। और सी की वैल्यू कितनी आ गई के आ गई। पॉलिनोमियल में ये सब निकालना सिखाया है। तो के अपॉन ए कितना है मेरे भाई 3 है बराबर 1। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 3। के की वैल्यू कितनी आ गई 3। कोई दिक्कत नहीं, कितना आसान था क्वेश्चन, है ना। बस देखो ये सब चीजें कभी पॉलिनोमियल के दिमाग में थी तो क्वेश्चन हो जाता। बढ़ू आगे, चल अगला देखते हैं। अब फैक्टराइजेशन मेथड बताना है और 1 2 3 4 क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है ना। ये 2019 में नहीं आया, ये तो ऐसे क्वेश्चन ले लिया इन्होंने, फालतू लिख दिया, पीछे वाले क्वेश्चन का आगे भी छाप दिया। ठीक, अब देखो भाई फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैंने पॉलिनोमियल में सिखाया। भैया आप हर एक चीज पॉलिनोमियल में पढ़ा कर आ गए, पॉलिनोमियल हमने देखा ही नहीं भाई। पॉलिनोमियल देखो चैप्टर नंबर 2 कभी देख कर आओगे तो चैप्टर नंबर 4 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो वहां पे जीरोस थे वो यहाँ पे रूट और सॉल्यूशन बदल गए बस, और कुछ नहीं बदला इस चैप्टर में, और कुछ नहीं बदला। और कुछ प्यारे प्यारे वर्ड प्रॉब्लम आ गए जिससे तुम्हारा दिमाग घूम गया। अरे भाई बताऊंगा हर एक बात, घबरा मत। तू पहले इधर आ, देख फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया ये वाला, है ना। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते फैक्टराइजेशन मेथड से। x² - 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये वर्ड दिखे मतलब क्या, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को दो हिस्सों में ब्रेक करना है, और वो इस तरीके से ब्रेक करना है कि भाई किसी को भी बुरा ना लगे, किसी को भी बुरा ना लगे। बुरा ना लगे मतलब अरे भैया ये जो 14 है ना, इसको ऐसे ब्रेक करो कि इधर से भी कॉमन निकल जाए उधर से भी कॉमन निकल जाए। मतलब देखो ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि जिनको सम करने पर बीच वाला नंबर आ जाए, है ना। जिनको सम करने पे बीच वाला नंबर आ जाए, मतलब P और Q ऐसे दो नंबर सोचने जिनको जोड़ने पे -14 आ जाए, और प्रोडक्ट करने पर A इंटू सी आ जाए। A तो 1 है तो 1 इंटू 24 आ जाए। क्या कहा मैंने, जोड़ने पर B के बराबर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे A इंटू सी के बराबर आ जाए। कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो वो होगी ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। तो भाई ऐसे दो नंबर सोचने जिनको जोड़ने पे ये बीच वाला नंबर आ जाए, p प्लस क्यू बराबर b आ जाए, है ना। इधर b की वैल्यू -14 थी तो मैंने कहा p प्लस क्यू बराबर -14 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी के बराबर आ जाए। अब ऐसे नंबर सोचने नहीं आता ना दिमाग में, कि नहीं आ रहा सर ऐसे दो नंबर कैसे सोचे जिनको 14 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए। कुछ नहीं है, ये 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे, मुझे तो पता है 12 और 2 माइनस में ले लेगा, तो -12 -2 -14 होता है, और -12 इंटू -2 प्लस का 24 होता है। मेरे तो दिमाग में आ गया, तेरे नहीं आता है दिमाग में तो कुछ नहीं। 24 के क्या कर, फैक्टराइजेशन। क्या करेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि रियल नंबर में सीखा है। 2 1 2 2 6 2 3 और 3 का क्या आ गया भैया 1। पहला ही देखा 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 24 होता है। पहला ही देखा 12 इंटू 2 24 होता है। 12 प्लस 2 14 होता है। नेगेटिव में चाहिए तो दोनों नंबर, मतलब p की वैल्यू हो गई -12 और q की वैल्यू हो गई -2। जोड़ने पर -14 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा है। क्लियर है, क्लियर है इतना। तो भैया ये -14 को मैं लिख सकता हूं, अब इस इक्वेशन को वापस अपन लिखेंगे, x² -14x को मैं लिख सकता हूं -12x
-2x, कुछ नहीं है, -14 को लिख दिया, -12x, -2x करने पे -14 ही आएगा, प्लस का 24 बराबर का आ गया 0। अब भैया इन दोनों में से x कॉमन निकाल लिया, ये आ गया x -12, इन दोनों में से -2 कॉमन निकाल लिया, ये आ गया x -12 बराबर 0। x -12 वो पूरे में से कॉमन निकाल लिया और इधर आ गया x -2 बराबर 0। तो भैया x की वैल्यू आ गई 12 और x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू क्या क्या आ गई, x की वैल्यू 12 और x की वैल्यू आ गई 2। कैसे यार, x -12 भी 0 हो सकता है ना, मतलब यहां पे ये समझ में आ गया कि x -12 भी 0 हो सकता है या x -2 भी 0 हो सकता है। तो 12 और 2 इसके क्या हो गए, रूट हो गए, इसके क्या हो गए, सोल्यूशन हो गए। मैंने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा क्या निकलेंगे, 2 ही रूट निकलेंगे, 2 ही सॉल्यूशन। मैक्सिमम क्वेश्चन में 2 ही आंसर तुम्हारे निकल कर आएंगे। क्लियर है? कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? छाप लिया? अब ये अगला तुम खुद कर सकते हो क्या, कर सकते हो क्या? देखो क्या है अगला क्वेश्चन, यहीं पे कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है x² -8x -20 बराबर 0। ऐसे दो नंबर सोचने हैं, ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ने पे -8 आ जाए और प्रोडक्ट करने पे -20 आ जाए। तो भैया 10 और 2, 10 और 2, p की वैल्यू कभी मैं ले लू -10 और q की वैल्यू मैं ले लू +2, तो -10 + 2 -8 होता है और -10 इंटू +2 -20 होता है। तो ये -8x को लिख दोगे x² -10x + 2x -20 बराबर 0। सोल्यूशन निकाल रहा हूं, x की वैल्यू निकाल रहा हूं, है ना। तो यार ये आ गया x कॉमन, x -10 + 2 कॉमन, x -10 बराबर 0। x -10 पूरे में से कॉमन निकल गया, बचा क्या, x + 2 बराबर 0। तो यार ये x -10 0 हो सकता है या x + 2 बराबर 0 हो सकता है। तो यहां से आ गया x बराबर 10 या x बराबर -2। क्लियर है? कितना आसान है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब जब भी इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये लिखा हो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तुमको करना होगा ये। ऐसे दो नंबर सोचने जिनको जोड़ने पे b आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करने पे a इंटू c आ जाए। दिमाग में फिट किया? बड़े भैया ने क्या बोला, बड़े भैया ने क्या बोला, नोट कर लेना यहां पे, नोट। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, जब भी सॉल्यूशन निकालना हो इस वाली मेथड से दिमाग में लगाना कि भैया इक्वेशन है आपकी ax² + bx + c बराबर 0, है ना। आपने कहा इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, तो इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको दो नंबर सोचने पड़ेंगे, p + q बराबर हो जाएगा b और p × q बराबर हो जाएगा a × c। तो ये जो b है इसको आप लिख दोगे ax² + p + q × x + c बराबर 0। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? भैया b की वैल्यू है p + q, तो ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड। जब भी क्वेश्चन ऐसा है ऐसा कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बड़े भैया आगे नोट कर लेना। अब देख भाई, 2-3 मैंने अच्छे अच्छे और भी क्वेश्चन निकाल के रखे हैं, ये तीसरा वाला करो, तीसरा वाला करो खुद से। 4√3x² + 5x -2√3। मैं क्वेश्चन अच्छे से लिख देता हूं, ये क्वेश्चन है 4√3x², ठीक, + 5x -2√3। मेरे को एक बच्चे ने कहा था सर ऐसे ना जहां रूट आ जाते वहां पे फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्वेश्चन ने लिखा है किसको सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो भैया आपने जो बताया पहले तो वही लगाते हैं। आपने बोला था कि सम p + q बराबर होता है b के 5 के और p × q बराबर होता है a × c के। तो 4√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2√3 से, तो 3 3 जा मतलब √3 × √3 3 हो गया और 4 × -2 -8 हो गया। देख मेरे भाई ये कितना आ रहा है, -24। p × q आ रहा है -24 और सम आ रहा है 5, सम आ रहा है 5। 24 को फैक्टराइज करेंगे तो 8 और 3 5 भी बनाता है और 8 × 3 24 भी बनाता है। तो p की वैल्यू में ले लेता हूं +8 और q की वैल्यू ले लेता हूं -3, क्योंकि जोड़ने पे 5 आ रहा है
और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 24 आ रहा है। तो सीधे अब इस क्वेश्चन में आते हैं 4√3x² प्लस 5x को अब क्या लिखेंगे, प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 बराबर 0। यहां तक बच्चे कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों को आता है डाउट कि भैया आप क्या करें, भैया अब क्या करें। यहां तक तो हो गया, कॉमन निकालना है मेरे भाई, कॉमन। देख इधर से क्या कॉमन निकल जाएगा, 4 है इसके पास, 4 है इसके पास, 8 के पास भी 4 है, 4 इंटू 2 लिखा है, और x है, x है। तो मैं कह सकता हूं 4x कॉमन निकल जाएगा इन दोनों में से। इन दोनों में से कभी 4x कॉमन निकालूंगा, बचेगा क्या, √3x प्लस 2 बचा, है ना। अब देख भाई, ये जो ब्रैकेट बनता है ना, इधर भी यही का यही ब्रैकेट बनेगा, यही का यही ब्रैकेट बनेगा। यही इस मेथड की खास बात है, ब्रैकेट यही का यही बनेगा। अब देख भाई, यहां क्या था, 2√3 था, ये 2 तो आ गया, -√3 नहीं चाहिए ना, -√3 और चाहिए, तो -√3 लिख देगा। तो अब देख इसको लिखेगा तो -√3 इंटू √3 आ गया माइनस का 3x, और इधर करोगे तो -2√3। क्लियर, क्या कहा वापस से बताओ। अरे भाई ये जो ब्रैकेट बनता है ना, ऐसा का ऐसा ये ब्रैकेट बनेगा। यूं भी देख सकता था तू, इन दोनों में से माइनस का √3 निकलेगा, क्योंकि देख इस पे इसके पास भी √3 इंटू √3 लिख सकता हूं। इस 3 को, एक √3 है, एक √3, बस यही कॉमन निकलेगा, और माइनस के साइन के साथ कॉमन निकला, तो बचा क्या, √3 इंटू x प्लस 2 बराबर 0। पूरे में से ये निकल जाएगा √3x प्लस 2, बचा क्या, 4x माइनस √3 बराबर 0। या तो ये 0 हो जाए, ये 0 होगा तो मतलब √3x प्लस 2 बराबर 0, या 4x माइनस √3 बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई, -2/√3, और यहां से x की वैल्यू कितनी आई, √3/4। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ में आया। तो जो ये ब्रैकेट बनता है वही का वही ये ब्रैकेट बनता है। कभी तूने सही से p और q की वैल्यू निकाली है तो देख पिछले क्वेश्चन में भी ये जो ब्रैकेट बना था वही का वही ये ब्रैकेट बना, ये जो ब्रैकेट बना था वही का वही यही ब्रैकेट बना, ताकि तू आखिरी में कॉमन निकाल पाए और आखिरी में ऐसे दो ब्रैकेट बन जाएंगे, और फिर ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, x माइनस 10 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि a इंटू बी 0 है, मतलब a भी 0 हो सकता है या b 0 हो सकता है। क्लियर, तो इसलिए मैंने कहा या तो ये 0 हो जाए तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाए तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं, दिमाग में सेट हो गया, सारी चीजें रिवाइज हो गई। अब भाई इसको खुद से कर सकता है क्या, चलो इसको भी देख लेते हैं ताकि रिवाइज पूरी तरह से ये मेथड हो जाए। क्या है अगला क्वेश्चन, फोर्थ वाला, x² माइनस, वीडियो को पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, -2ax प्लस a² माइनस b² बराबर 0। अब देख भाई क्या करना है, सम ऑफ द, मतलब देख p प्लस q तेरा आना चाहिए माइनस का 2a, दो नंबर का सम आना चाहिए b के बराबर, और प्रोडक्ट a इंटू सी 1 इंटू a² माइनस b², तो ये आना चाहिए a² माइनस b² के बराबर। ये a² माइनस b² को ध्यान से देखो तो ये लिखा है a प्लस b इंटू a माइनस b, है ना। कभी सर मैंने p की वैल्यू, देखना ध्यान से, देख इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ेगा तो 2a निकल कर आता है, मल्टीप्लाई करने पे ये आता है, बस देखो माइनस का 2a चाहिए, मतलब माइनस साइन दोनों के आगे लगा दूं तो भी प्रोडक्ट करने पे तो a² माइनस b² ही आएगा। भाई इन दोनों का प्रोडक्ट a² माइनस b² ही है। मैंने बोला भाई p की वैल्यू ले ली मैंने माइनस ऑफ a प्लस b, और q की वैल्यू ले ली मैंने माइनस ऑफ a माइनस b। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, a² माइनस b² ही आएगा। पर जोड़ने पे, क्योंकि मेरे को a के आगे नेगेटिव साइन चाहिए, मेरे को 2a चाहिए, तो देखिए क्या लिखा है, माइनस a माइनस b, b क्या, q क्या है, माइनस a प्लस b, दोनों को जब जोड़ेगा तो माइनस 2a बन रहा है। क्लियर, दोनों को जोड़ेगा तो माइनस 2a बन रहा है। सोचा कैसे भैया, यहाँ पे माइनस 2a था, है ना, इधर a² माइनस b² था, आपने हर चीज में बोला फैक्टराइजेशन, a² माइनस b² को और अपन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो a प्लस b a माइनस b। अब देख इसको कभी मैं p मान लू, इसको q मान लू डायरेक्ट, तो दोनों को जोड़ने पे प्लस का 2a आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा, मेरे को तो माइनस का 2a चाहिए। तो मैंने कहा यार p की वैल्यू माइनस लगा दे इस पूरे के आगे,
क्यू में इसके आगे पूरे के माइनस लगा दे, क्योंकि मल्टीप्लाई जब करेगा तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, पर तेरे को जब जोड़ने पे क्या चाहिए, माइनस का 2a चाहिए। जब इनको जोड़ेगा p प्लस क्यू करेगा तो देख क्या आ रहा है, माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी आ रहा है, माइनस का 2a। और मल्टीप्लाई करने पे देख क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आ रहा है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है। यही चाहिए था, तो ये वैल्यू आ गई। सीधे पुट कर दे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, देख माइनस साइन है, क्या आया ये, ए प्लस बी, ओके, प्लस ए माइनस बी, ओके, इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। इसको देखोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। कॉमन निकल गया, देख x कॉमन निकल रहा, क्या बना, x माइनस ए प्लस बी। इधर से क्या कॉमन निकला, a माइनस बी, इसके पास भी, इसके पास भी a माइनस बी कॉमन निकल गया। अंदर बनेगा क्या, x प्लस a माइनस बी कॉमन निकालूंगा, ये बाहर माइनस साइन है, माफी चाहूंगा, यहां पे माइनस साइन है। मेरे को गलती क्यों पता लगी मेरी, क्योंकि यार ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम बनता है। देखिए माइनस ऑफ a माइनस बी इंटू एक्स है, तो मैंने माइनस ऑफ a माइनस बी कॉमन निकाला, है ना, तो बचा क्या, x प्लस नहीं, x माइनस a माइनस, समझ में आया, नहीं आया, देख माइनस ऑफ a प्लस बी, तो ये माइनस से खुलेगा तो माइनस ऑफ a माइनस बी आएगा, मैंने जल्दीबाजी में प्लस लिख दिया था, तो माइनस ए माइनस बी पूरे में से कॉमन निकालेगा, बचेगा क्या, x माइनस ए माइनस बी, तो कॉमन निकल गया, बचा गया x माइनस ए प्लस बी, क्योंकि ओवरऑल प्लस का साइन है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, एक हो गई a प्लस बी, और एक क्या हो गई, a माइनस बी। भाई या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, बात समझ में आई, सबको आई, बताना कहीं कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। यहां पे कॉमन निकालने में जो दिमाग लगाया वो समझ में आया। देख वापस से एक बार ध्यान से देख ले, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स है, माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स। देखिए पूरा इसको जो अंदर 2a था ना, उसको अपन ने इस तरीके से लिखा है ना, और ये बचा हुआ है। तो अब ये यहाँ पे माइनस ऑफ ए माइनस बी कॉमन दूंगा, जब माइनस ऑफ ए माइनस बी कॉमन ले लिया तो माइनस ऑफ ए प्लस बी होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट प्लस में आना चाहिए, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया। क्लियर है? और सिंपल बात, जो ये ब्रैकेट बना यही का यही ब्रैकेट ये बनेगा, ये का ये इधर लिख दोगे तो बीच वाला अपने आप लिख पाओगे। बहुत सारे बच्चों को कॉमन निकालने में दिक्कत आती, पहले वाले में निकाल दिया ना कॉमन, कि एक्स कॉमन निकला, ये बना, यही का यही ब्रैकेट इधर छाप दे, एक्स माइनस ए प्लस बी लिख दे, बचेगा क्या भाई, इधर मल्टीप्लाई करके माइनस लाना है, ए माइनस बी एक्स के आगे, तो वही उसका कॉमन होगा। दिमाग में सेट हुआ? कैसे सोच रहे, कैसे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो एक मेथड हो गई। ये कौन सी मेथड हो गई? फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, पर अब नहीं लगेगा, है ना। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कर लेगा, बिल्कुल कर लेंगे। अब भाई जो दूसरी मेथड है, जो कि श्रीधराचार्य दादा ने दी थी, वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जैसे कि बोल दे, एक क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर प्लस मान ले 15x, ओके, प्लस 4 बराबर 0, मान ले ये इक्वेशन। अब भाई तुमने कहा, सर आपने कहा था 2 नंबर सोचना है जिनको जोड़ने पर 15 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए, a इंटू सी। मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं ऐसे नंबर। जब ऐसे क्वेश्चनों में फंसोगे तो श्रीधराचार्य भाई ने कहा कि ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भाई डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। x की 2 वैल्यू निकलती है, एक वैल्यू x की होगी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और एक x की वैल्यू होगी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। भाई x के 2 रूट निकलेंगे तो एक हो जाएगा ये तुम्हारा हो गया अल्फा, ये हो गया तुम्हारा बीटा। क्लियर? अब तुमको पता है a की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करके 1, b की वैल्यू कितनी है 15,
सी की वैल्यू कितनी है 4। बस सॉल्व करना है अब तुम्हें, लगाऊं फॉर्मूले में, माइनस बी -15 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 225 -4 ए 1 है और सी 4 है अपॉन 2a, ये निकल कर आ गया। दोनों वैल्यूज कितनी आ रही देखो, -15 प्लस के साथ एक बार खोलते हैं तो यार 225 -16 अपॉन में 2, और दूसरी बार खोलोगे -15 -225 -16 अपॉन में 2। सॉल्व कर लोगे, 225 में से 16 गए, कितना आया ये भैया 209 आया। तो ये आ गया -15 प्लस 209 है ना, अपॉन 2, ये अल्फा की वैल्यू हो गई, -15 माइनस रूट में 209 अपॉन में 2, दोनों वैल्यू निकल के आ गई। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला तुमको दिमाग में रखना है, ये इसको बोलते क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको बोलते श्रीधराचार्य फॉर्मूला। जब किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, कुछ नहीं करना है, एबीसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कुछ सोचना ही नहीं है। पर क्वेश्चन में लिख दिया कि भैया सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो भाई तुमको इस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर है, पक्के से समझ में आई? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ऐसे क्वेश्चन जहां सोच ही नहीं पा रहे हो कि 2 नंबर क्या होंगे जिनको जोड़ने पे बी के बराबर आए, ऐसे 2 नंबर क्या होंगे जिनको प्रोडक्ट करने पे ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर आए, तो वहां तो सीधे ये फॉर्मूला लगाना, तेरा आंसर आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में नहीं सोच पा रहा था मैं, लगाया फॉर्मूला, देख कितना खतरनाक आंसर आया, -15 माइनस रूट ऑफ 209/2, ये तेरा बीटा की वैल्यू हो गई, ये तेरे बीटा की वैल्यू हो गई है ना, ये तेरे बीटा की वैल्यू हो गई, और ये तेरे अल्फा की वैल्यू हो गई। अल्फा हो गया -15 प्लस रूट 209/2 और -15 माइनस रूट 209/2। ऐसे जब भी इररेशनल रूट निकल के आते हैं, पहली चीज, जब भी ऐसे इररेशनल रूट निकल कर आते हैं, इररेशनल क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर कुछ वैल्यू लिखी है। दिमाग में रखना, बड़े भैया का हैक है, नोट डाल लेना। Okay, whenever you will get irrational root बोल ले या सॉल्यूशन बोल ले, ओके, वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। वो हमेशा कैसे आते हैं? कॉन्जुगेट पेयर। ये क्या होता है? अरे मेरे भाई, कभी एक रूट किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a प्लस रूट बी है तो दूसरा रूट a माइनस रूट बी होगा। कभी एक इररेशनल रूट है तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है उसका नेगेटिव इररेशनल रूट होगा। ओके, मतलब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 प्लस रूट 3 एक रूट है तो ऑब्वियस सी बात है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा रूट 2 माइनस रूट 3 होगा। क्या बोले भैया? अरे भाई, किसी में भी इररेशनल रूट आएंगे ना तो वो हमेशा इस तरीके से पेयर में चलते हैं, इस तरीके के पेयर में चलते हैं। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मजा आया? चलो अब क्वेश्चनों पे आए, सारी चीजें बता दी। अब देखो, तुमको दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये जो आपने अंदर बात लिखी है, ये जो आपने अंदर बात लिखी है बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर, ये आपने हमको शुरू में नोट कराया था, इसको बोलते कैपिटल डी। जिन बच्चों ने लिखा था बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखा अब इसकी कहानी सुनो। बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और अगला जो टॉपिक है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका नाम है नेचर ऑफ रूट। उसका नाम है नेचर ऑफ रूट। तो हेडिंग डालो, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट में क्या होता है मेरे भाई? ध्यान से समझना। नेचर ऑफ रूट्स, डी मैंने बोला जो उसके अंदर लिखा था बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। याद कर लेना इसको। इसको कभी मैं डी के फॉर्म में लिखूं तो यार एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब मेरे भाई सुन, कभी तेरा डी जो अंडर रूट के अंदर है, डी है ना, वो कभी पॉजिटिव है ना, वो पॉजिटिव है। रूट के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो तेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकलेंगे? एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a
और एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। जब d पॉजिटिव है, पहला केस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आ रहे हैं, दोनों रूट रियल है भाई, दोनों रियल रूट आ रहे हैं, है ना, क्योंकि d पॉजिटिव है मतलब रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इस तरह से दो वैल्यू निकल के आ रही है, ये अल्फा है ये बीटा है, और दोनों अलग अलग आ रहे हैं। अल्फा की वैल्यू है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, बीटा की वैल्यू है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, है ना। तो जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो ये कंडीशन दिमाग में रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं दे आर रियल एंड अनइक्वल, या मैं बोलूं डिफरेंट, जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कभी d जो है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब ये जो है ये जब ग्रेटर देन 0 होगा तो अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग आ रही है ना। दोनों रूट्स कैसे रियल है ना, रियल नंबर पढ़ के आए हो। इर्रेशनल है, इर्रेशनल रियल नंबर का ही तो पार्ट होता है ना। रूट में क्वांटिटी आ रही है, इर्रेशनल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो रियल रूट आ रहे हैं, दोनों रूट रियल है, अनइक्वल है, डिफरेंट है। अब मैंने अगला केस बोला केस 2, डी मैंने बोला भाई इक्वल टू 0 हो गया। डी जैसे ही इक्वल टू 0 हुआ, एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, तू देख अल्फा की वैल्यू आई माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि प्लस 0 करो या माइनस 0 करो वैल्यू क्या आएगी, सेम। दोनों रूट की वैल्यू सेम आई, मतलब क्या है भैया, इस केस में आप कह सकते हो रूट्स कैसे हैं आपके, रियल है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो जिस भी क्वेश्चन में ये लिखा हो इक्वल रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तुझे क्या लगाना है, d बराबर 0 लगाना। क्या लगाना है, d बराबर 0 लगाना है। जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा लिखा हुआ आ जाए रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तुझे कंडीशन लगा देनी है कि d बराबर क्या है, 0। क्योंकि d 0 हो गया मतलब x की केवल एक वैल्यू निकल के आ रही है माइनस बी अपॉन 2a, मतलब अल्फा भी माइनस बी अपॉन 2a, बीटा भी माइनस बी अपॉन 2a है। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तीसरी और आखिरी कंडीशन, भाई d को ग्रेटर देन 0 मान लिया, d को बराबर 0 मान लिया, अब मान ले d लेस देन 0 है। तो तुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो अभी तक याद हो गया होगा, मैंने इतनी बार लिख दिया, अपॉन 2a, जहां पे d क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अब ध्यान से देख भाई, d कभी नेगेटिव है, रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी, ऐसा कभी देखा है क्या तूने, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, मतलब मेरे भाई ये क्या है पता है, x बराबर माइनस 4 के अंदर रूट है, मान ले मैंने स्क्वायरिंग करी, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या। मैंने इसी क्वेश्चन में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करी तो मेरे को आ गया कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, -4। मतलब रूट के अंदर कभी नेगेटिव क्वांटिटी हो सकती है क्या, मैथमेटिकली नहीं हो सकती। रूट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, कभी नेगेटिव है, मतलब रूट्स कैसे है, इमेजिनरी है, रियल रूट ही नहीं है इसके, रूट्स आर इमेजिनरी। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा हो रूट्स कैसे है मेरे भाई, इमेजिनरी, इसका मतलब d कैसा है, लेस देन 0, मतलब रूट के अंदर क्या आ गई, नेगेटिव क्वांटिटी। रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई मतलब रियल रूट ही एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहां पे लिख दे नो रियल रूट, ऐसा भी कभी लिखा हो नो रियल रूट, कंडीशन यही लगानी है, d क्या होगा, लेस देन 0। क्या बताया नेचर ऑफ रूट में, 3 कंडीशन बताई। d कभी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल और अनइक्वल। एक बार वापस से लिख देता हूं ताकि सारी बातें तेरे दिमाग में सेट हो जाए। d कभी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्लियर, d इक्वल टू 0 है, रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक, d लेस देन 0 है, इसमें नो रियल रूट्स। क्लियर, ये कंडीशन दिमाग में रखना। d ग्रेटर देन 0 दिख रहा है, रूट के अंदर है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग आएगी, दोनों रियल वैल्यू। d नेगेटिव हो गया मतलब रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई तो रूट्स कैसे हो गए, इमेजिनरी हो गए। बात ही क्लियर हो गई, सारी बातें समझा दी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनों में लगेगा, जब भी सवाल में लिखा आ जाए, जब भी मेरे भाई सवाल में लिखा आ जाए
कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे रियल और इक्वल है, सीधे ये कंडीशन लगाना d इक्वल टू 0, सीधे ये कंडीशन लगाना d इक्वल टू 0। जब भी सवाल में दिख जाए कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे रियल और इक्वल, सीधे लगा देना d बराबर 0। क्लियर है? अब सवाल करेंगे बहुत सारे, है ना। यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो आ जाओ, सॉल्व करनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं पहले, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 बराबर कितना है? 3 3 9, 9 प्लस 1 10, 10 बटे 3। क्लियर है? अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम ले लेते हैं। क्या आ रहा है ये? x माइनस 2 x माइनस 4, इसको इधर पहुंचाओगे x माइनस 1 x माइनस 4 प्लस x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर 10 बाई 3। इधर ध्यान से देखोगे तो क्या आ रहा है ये? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। इधर देखोगे तो क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4। आगे सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 10 बाई 3। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देख ध्यान से, माइनस 4x माइनस x माइनस 5x हो गया, माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x हो गया, प्लस 4 प्लस 6 कितना हो गया? 10। अब देख ध्यान से, ये कितना हो रहा है? 2x स्क्वायर, ऊपर को देखे तो x स्क्वायर 2 बार है, 5 और 5 माइनस 10x हो गया और फिर प्लस का 10 हो गया। डिवाइड में देखे तो क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 10 बाई 3। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10। देख लेना कैलकुलेशन में कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। क्लियर है? दिख रहा है ना यहां तक? बस सही है। करे इसको, ये आ रहा है 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 30 बराबर 10x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 80। बहुत बढ़िया। इधर रख दिया 0, सबको उधर लेके गए, 4x स्क्वायर हो जाएगा, 10x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर 4x हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 30x और ये आ जाएगा प्लस का 50। ये फाइनल तेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई। अब देख, इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि सर 2 कॉमन निकाल लिया, ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25, इधर 2 कॉमन निकाल लिया बराबर 0। इस 2 को इधर पहुंचा सकते हो क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो ये इक्वेशन हो गई 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25। ऐसे 2 नंबर सोचने जिनको मल्टीप्लाई करने पे 50 आए, जोड़ने पे माइनस 15 आए। सर माइनस 10 और माइनस 5 मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा, जोड़ने पे माइनस 15 आ जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यही था ना? ध्यान से देख लो। अब देखो भाई, तुमको ऐसे 2 नंबर सोचने जिनको मल्टीप्लाई कर प्लस करने पे माइनस 15 आए और प्रोडक्ट करने पे 50 आए, तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि p की वैल्यू माइनस 10 होगी, q की वैल्यू माइनस 5 होगी। देख लो, तो 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 बराबर 0। 2x कॉमन, x माइनस 5 माइनस 5 कॉमन, x माइनस 5 बराबर 0। मैंने क्या कहा था? ये ब्रैकेट सेम बनते हैं। x माइनस 5 पूरे में से कॉमन, ये बना 2x माइनस 5 बराबर 0। या तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हुआ तो x बराबर 5 आएगा और ये 0 हुआ तो x बराबर 5/2 आएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। कभी तुमने कॉन्सेप्ट समझा है तो आसान लगेंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो यहां देखकर टफ लग रहा था, सॉल्व किया तो बहुत आसान लगा। तो सॉल्व करने लगोगे क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। क्लियर है? अब बहुत सारे बच्चे यहां तक पहुंचते फिर अटक जाते, कुछ नहीं है भाई। a इंटू सी कर कितना आया? 50।
50 का क्या कर दे भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन का भी क्लिक नहीं हो रहा है ना। 25 आया, 5 5, देख 5 इंटू 10 50 होता है और जोड़ने पे 15 आ जाएगा। पहला फैक्टर दिखा 25 इंटू 2 50, पर सम करने पे 27 या 23 नहीं लिखा है, तो मैंने 5 इंटू 10 करा, 15 दिख रहा है, तो 5 इंटू 10 को लपेट लिया। ये प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से सोचा जा सकता है। क्लियर है, बढ़ू आगे। चल अगला सवाल, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी सिखाया, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिमाग में आ गया होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। जितना लिखोगे उतनी बार दिमाग में सेट होगा। a की वैल्यू कितनी मेरे भाई, √3, b की वैल्यू कितनी मेरे भाई 11, c की वैल्यू कितनी मेरे भाई 6√3। बस पुट करना है, x बराबर माइनस बी मतलब माइनस का 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है √3, c कितना है 6√3 अपॉन 2 इंटू √3। देखो ध्यान से, x बराबर -11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर 121 माइनस 3 इंटू 6 18। देखो √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 इंटू 6 18 हो गया, 18 इंटू 4 72 हो गया अपॉन में 2√3। अब देखो 11 में से 2 गए 9 हो गया, 11 में से 7 गए 4 हो गया, है ना, और ये √49 हो गया ना। तो ये आया माइनस का 11 प्लस माइनस √49 अपॉन में 2√3। कितना हो रहा है ये, -11 प्लस माइनस 7 अपॉन में 2√3। एक बार प्लस साइन के साथ खोल लो, एक बार माइनस साइन के साथ खोल लो, तो अल्फा की वैल्यू देखो -11 प्लस 7 अपॉन 2√3, प्लस के साथ खोला मैंने तो अल्फा बोल दिया उसको। -11 प्लस 7 कितना हो गया मेरे भाई, माइनस का 4 अपॉन 2√3। ये कितना आ गया, -2/√3। बीटा की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, -11 माइनस 7 अपॉन 2√3। कितना हो गया ये, -18 अपॉन 2√3। ये आ गया -9/√3। कुछ बच्चे इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं कि भैया √3 मल्टीप्लाई डिवाइड करा 3, आ गया -3√3। कोई दिक्कत नहीं, तुम यहां तक भी छोड़ सकते हो, इसके आगे करना चाहो तो भी कर सकते हो। मैंने यहां पे छोड़ दिया -2/√3 और -9/√3, ये दो इसके क्या हो गए, रूट हो गए। सॉल्व करना है यहाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में तो कुछ करना ही नहीं है, ए बी सी की वैल्यू बस इसमें पुट करनी और आंसर निकालना। एक बार प्लस साइन के साथ करोगे रूट को और एक बार माइनस साइन के साथ। क्लियर है, पक्के से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन कोई डाउट यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए। मजा आया, चलो भाई दोनों मेथड सीख गए ना। अब क्या बोल रहा है, रियल रूट, हैज रियल रूट। अब भैया रियल रूट बताया है, रियल रूट कब होता है, रियल रूट देखो दो केस में होता है, या तो d ग्रेटर देन 0 हो या d इक्वल टू 0 हो। इन दोनों केस में क्या होते हैं, रियल रूट होते हैं। इस केस में रियल और इक्वल होते हैं, इसमें रियल एंड अनइक्वल होते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाऊं तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ, तो आप कहोगे क्या, ये रियल रूट की कंडीशन है। ये काई की कंडीशन है, रियल रूट की कंडीशन है। क्लियर भाई, इसमें भी रियल रूट होता है, इसमें भी रियल रूट होता है। आपको बोला रियल रूट की बात करनी, मतलब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब भाई d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac, है ना। अब देख भाई a की वैल्यू कितनी है 9, b की वैल्यू कितनी है 3k और c की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 4। रख दो सीधे, b² मतलब 3k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 9, c कितना है 4। हो गया, देख 9k² माइनस 9 4 जा 36, या ऐसे ही ले ले 9 इंटू 16। क्लियर, ये d की वैल्यू आ गई, ये d की वैल्यू आ गई। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत कोई आफत नहीं। अब d देख एक बार इक्वल टू 0 कब हो रहा है, d इक्वल टू 0 कब हो रहा है, इक्वल टू 0 करा इसको,
तो यहां से समझ में आया 9k² माइनस 9 × 16 बराबर 0। 9 खत्म, क्योंकि देख 9 तो कॉमन निकाल लेगा, ये बनेगा k² माइनस 16 बराबर 0। ये 9 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा, या जगह k² माइनस 16 बराबर 0, k की वैल्यू आ गई +-4। पर तेको इक्वल टू 0 नहीं, तेको ग्रेटर देन 0 भी चल जाएगा। मतलब तेको d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए था। d की वैल्यू निकल के आई थी k² माइनस 16, है ना, और इधर क्या था 9। ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या था भाई 0। ये d की वैल्यू निकल के आई थी, देख ध्यान से, d की वैल्यू अभी इक्वल टू 0 कभी मैं नहीं लगाता, तो d की वैल्यू ये थी, है ना, 9k² माइनस 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू क्या क्या तू रख सकता है, देख k की वैल्यू 4 पे रखूंगा तो 0 आ जाएगा। 4 से बड़ा मैंने कोई भी नंबर लिया, 5, 6, 7, 8 कुछ भी लिया, ये पूरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब देख k ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 कभी मैं लेता हूं, है ना, k ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 लेता हूं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी लूंगा, ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो k ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 लिख सकता हूं, क्योंकि 4 के बराबर लिखूंगा तो 0 के बराबर आ जाएगा, और d इक्वल टू 0 भी चल जाएगा। और ये माइनस में भी तो चल जाएगा, -4 से छोटा मैंने कोई नंबर लिया, -5, -6, -7, -8, -9, -10, तो भी ये पूरी क्वांटिटी क्या है पॉजिटिव आएगी भाई। -9 लिया, यहां कभी मैं -9 लूंगा, k की वैल्यू मान ले, है ना, तो क्या आ जाएगा, -9 का स्क्वायर 81, -16 पॉजिटिव ही तो आ रहा है। ये भी -8 भी लूंगा तो -8 का स्क्वायर 64 -16 पॉजिटिव ही आ रहा है। तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो सकता है, k लेस देन इक्वल टू -4 हो सकता है, ये दोनों केस हो सकते हैं। तो k की वैल्यू बोल रहा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, तो k कैन बी एनीथिंग बट इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड k शुड बी लेस देन इक्वल टू -4। मतलब k की वैल्यू -4 से लेके 4 के बीच में नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा k की वैल्यू कुछ भी चल जाएगी। -4 से 4 के बीच में मतलब -3, -2 नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही तुमने -3 यहाँ k की वैल्यू रखी तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी नेगेटिव, और नेगेटिव हो गई मतलब d नेगेटिव हो गया, मतलब इमेजिनरी रूट हो गए, मतलब कोई भी रियल रूट नहीं होगा। और तुमको क्वेश्चन में क्या बोला था, रियल रूट। तो रियल रूट की कंडीशन क्या होती है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक बच्चे कर लेते कि d ये आया, d ये आया। अब इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाना है ना, तो यहां सोचना पड़ेगा। यहां तक करने के बाद तुमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुमको लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करनी नहीं आती है ना। तो इसको देख, k² माइनस 16 को तो लिख सकता है k -4, k +4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अब ये 9 को पहुंचा सकते हो क्योंकि 0 है। तो यहां से ही समझ में आ रहा है कि k की वैल्यू जब 4 से बड़ी ली तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर है, अपना काम चल जाएगा। k की वैल्यू -4 से छोटी ली तो -5 या -6 कुछ भी लोगे तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। पर -4 और 4 के बीच में ली तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, इसलिए बस वो छोड़ के बाकी सब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, k ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड k लेस देन इक्वल टू -4, है ना। तो k लेस देन इक्वल टू -4, ये दोनों इसके आंसर हो गए। -4 से छोटा मतलब -5, -6, -7 भी चल जाएगा, और 4 से बड़ा। क्लियर है, कितने बच्चों को समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था नहीं। अगला सवाल देखो भाई, बहुत प्यारा सवाल है। इस क्वेश्चन को देख के ना बच्चे घबरा जाते हैं, क्या पूछ ले भाई, रूट के अंदर, रूट के अंदर, रूट के अंदर रूट। ये भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे दिमाग में आ जाना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करने के तरीके वही फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देख, देखो इसकी वैल्यू निकालनी है। ये जो है वो पूरा x है, मान लिया, एंड सो ऑन, चलता जा रहा है ये। अब भाई ये चलते जा रहा है, तो ये जो पूरा x माना था, ये जो पूरा x माना था, इसके बाद की भी जो क्वांटिटी है, क्या मैं इसको भी x बोल सकता हूं, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक चल रहा है ना, ऐसे डॉटेड डॉटेड लगा रखा है इन्होंने, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या होता है कि भैया ये पूरा, कभी मैंने पूरे क्वेश्चन को x माना, तो ये जो बचा हुआ है, ये जो बची हुई क्वांटिटी है, ये भी तो x ही होगी, क्योंकि ये भी आगे चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है ना। तो केवल इतना सा देखेगा, इतना सा देखेगा, तो ये भी x ही है। तो मतलब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, देख, ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, ध्यान से देख,
x बराबर रूट में 6 प्लस ये जो बाकी सब लिखा है ये भी क्या है, x। कितना आसान, मतलब ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए ऐसा दे दिया 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन। तो भाई इसको करने का तरीका क्या, x बराबर रूट 2 प्लस बाकी पूरा भी क्या है, x ही है। जो तुमने ओवरऑल क्वेश्चन को माना था वही तो ये बाकी का डब्बा भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो आगे तक चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। फील आ गया? नहीं आया तो एक बार देख इसको, रूट में 6 प्लस, रूट में 6 प्लस, इसके आगे भी रूट में 6, तो ये जो बात है वो पहले लिखी हुई थी वही बात है, तो इसको मैं एक्स बोल सकता हूँ ये पूरे डब्बे को, वही मैंने बोला, वही मैंने बोला। तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लिया। अब क्या करना है सर, ये रूट को गायब करना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक, करी सर स्क्वायरिंग, यह आ गया एक्स स्क्वायर, यह आ गया 6 प्लस एक्स, बुलाया इधर तो यह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। ये तुम्हारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लोगे, क्या करना है, जोड़ने पर -1 आए और मल्टीप्लाई करने पर -6 आए। तो जोड़ने पर मतलब p की वैल्यू -3 प्लस 2, -1 होता है, और -3 इंटू +2 -6 होता है। तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 बराबर 0। x तुम्हारा कॉमन निकला, x -3 प्लस 2 x -3 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है सर, x -3 कॉमन, x प्लस 2 बराबर 0। x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, x की वैल्यू 3 और माइनस की 2। अब क्या दोनों आंसर है, नहीं। जब भी रूट में आंसर निकलता है तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी निकलता है। रूट में जब भी आंसर निकलता है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी निकलता है। तो इधर जो तुम्हारा निकला क्या, -2। यूं भी तुम देख लो, कभी तुमने -2 मान लिया, मतलब देख -2 बराबर रूट में 6 प्लस -2, ये कितना आ गया, √4। और √4 केवल 2 होता है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं -2 भी होता है, नहीं भाई, √4 केवल 2 ही होता है। अब सर हमने जो पढ़ा था वो गलत हो गया क्या, बिल्कुल गलत हो गया। अपन जनरली क्या बोलते हैं ना, जब एक्स स्क्वायर बराबर 4 होता है ना, तो उसकी वैल्यू अपन बोलते हैं एक्स बराबर +-2। क्लियर, ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। ये सही है, ये जो तुमने पढ़ा ना एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स की वैल्यू +-2। पर कभी √4 की वैल्यू कोई तुमसे पूछे तो वो केवल 2 होती है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं देता है। तुम अभी इंटरनेट पे सर्च करना y बराबर √x का ग्राफ, y बराबर √x का ग्राफ सर्च करना, है ना, कि भाई रूट की क्वांटिटी, ये रूट ऑफ x कभी नेगेटिव होता है कि √4 क्या कभी -2 देगा, नहीं, ये केवल 2 ही देगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। तो इसका आंसर केवल आएगा x बराबर 3। आंसर क्या बताया मैंने कि रूट का आंसर, रूट ऑफ समथिंग विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, और ये बाहर रूट लगा हुआ था, तो इसका जो ओवरऑल अपन ने x माना था ये पॉजिटिव ही आएगा। तो x की जो 2 वैल्यू निकली है -2 को इसलिए अपन ने रिजेक्ट मार दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में आपको एक आंसर बहुत सारे क्वेश्चनों में रिजेक्ट मारना है, तो वो बहुत दिमाग में रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर। ठीक है, करना आ गया। जो बाकी का जितना भी आइटम बचा उसको x बोल दो, ये x था ही, x बराबर √6 प्लस x हो गया। ये क्वेश्चन इतना आसान हो गया। क्लियर, कभी देख के नहीं जाते, ये बोर्ड एग्जाम में आ जाता तो खराब हो जाता, गलत हो जाता, है ना। देख लिया, अब ये क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। अब वर्ड प्रॉब्लम पे चले, जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। चलो एक ये कर लो, 2023 स्टैंडर्ड का, इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। ये मैंने बता दिया है, तुम डायरेक्ट कर लोगे इसको यार, ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना भाई लोग। क्या है, 5 + √7 एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, रैशनल कोफिशिएंट है ना। उसके अदर रूट है 5 - √7। भाई एक रूट है 5 + √7, दूसरा है 5 - √7। थर्ड रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर।
मैंने हमेशा कहा है कभी एक रूट a प्लस रूट b है तो दूसरा a माइनस रूट b ही होगा। इररेशनल रूट हमेशा ऑकर होते हैं कॉन्जुगेट पेयर में। तो असर्शन एकदम सही है और उसका जो रीजन है वो भी एकदम सही है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। अब सीधे आता हूं वर्ड प्रॉब्लम पे, डिस्टेंस एंड स्पीड वाले क्वेश्चन। चलो भाई, ऐसे क्वेश्चन मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कराए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते कैसे सॉल्व करना है मैं बताऊंगा। देख क्या बोल रहा है, पहले एक ट्रेन है, ध्यान से देखते हैं, है ना। ठीक, एक ट्रेन है जो ट्रैवल कर रही है सर्टेन एवरेज स्पीड से एक डिस्टेंस 54 किलोमीटर का, एंड देन अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर at an average speed of 6 kilometer per hour more than the first speed. If it takes 3 hours to complete the journey, what was its first average speed? जो भी अननोन होता है उसको x मानना है। तो भाई let the first average speed of train be x kilometer per hour. Let the first average speed of train be x kilometer per hour. भाई यही निकालना है, उसको मैंने x मान दिया। एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है, मान ले A पॉइंट है, पहला A से B कितना किलोमीटर है 54 किलोमीटर, कितने की स्पीड पे चल रहा है x किलोमीटर पर आवर, ये मैंने मान ली, है ना। एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, C पॉइंट तक पहुंच गए। यहां पे एवरेज स्पीड कितनी है, मोर देन द फर्स्ट स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, मोर देन द फर्स्ट स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब पहले x थी तो ये हो गई x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। जो टोटल टाइम है, इफ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द जर्नी, तो भाई यहां से यहां तक का टाइम मान लिया t1, यहां से यहां का टाइम मान लिया t2। टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम वो जर्नी का दे दिया कितना, 3 घंटे। 3 घंटे मतलब t1 प्लस t2। कितना आसान है ये क्वेश्चन। t1 मतलब क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला मुझे बताना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मेरे भाई t1 A से B वाला जो टाइम है t1 कितना होगा, डिस्टेंस है 54, स्पीड है x, t1 की वैल्यू हो गई 54 अपॉन में x प्लस t2। भाई t1 पहला वाला टाइम हो गया 54 अपॉन x, t2 63 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर पर आवर पुरानी वाली स्पीड से ज्यादा, या 63 अपॉन x प्लस 6 बराबर कितना आ गया, 3। सॉल्व कर लोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने इक्वेशन बना दी, अब इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर लोगे। नहीं कर पाओगे, करके बता देते भाई। यहां तक आया, नहीं आया, वापस से बताओ भाई। जिनका भी हल्का सा भी डाउट है, जिनको लग रहा वर्ड प्रॉब्लम कैसे क्रैक करना है, भाई ब्रेक कर करके पढ़ो। पहले तो देख अननोन क्या होगा जो निकालना है, एवरेज फर्स्ट स्पीड पूछी थी ना, तो वही तेरा क्या हो गया, x हो गया। तो लेट द फर्स्ट एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। क्या कह रहा है, एक ट्रेन है जो सर्टेन एवरेज स्पीड से चल रही है 54 किलोमीटर तक, मतलब मान लिया x किलोमीटर पर आवर से 54 किलोमीटर कवर किए, एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एट एन एवरेज ऑफ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। तो x प्लस 6 से उसने बाकी के 63 किलोमीटर कवर करे। ओके, टोटल जर्नी का टाइम था 3 घंटे। t1 प्लस t2 आपको दे दिया था 3, t1 की वैल्यू क्या होगी 54 अपॉन x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम टेकन in the first half of the journey and time taken in the second part, half नहीं बोलूंगा, second part of the journey will be 63 upon x plus 6 रखा। अब सॉल्व करना है इसको, अगले पेज पे करें इसको बढ़िया से सॉल्व। 3 बराबर देख, अब यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जब क्वेश्चन तुमको बना दिया जाए ऐसा तो कुछ चीजें कॉमन निकाली जा सकती है। देख 3 है ना, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो मैंने 3 पूरे में से कॉमन निकाला, क्या बचा, जब मैं 3 कॉमन निकालूंगा तो 3 बन जा 3, है ना, और 24 ये आ गया 18 अपॉन x प्लस ये आ गया 21 अपॉन x प्लस 6। देखना क्या करा, 3।
अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में उधर चला जाएगा, डिवाइड, ये आ गया 3/3, ये आ गया 18/x प्लस 21/x प्लस 6। क्लियर? ये खत्म 1। कैलकुलेशन को आसान बनाने के तरीके हैं ये कि भाई क्वेश्चन को देखकर ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई सोच लेना चाहिए। ये आ गया 18x प्लस 6, ये आ गया 21x, इधर देखोगे 1 है, इधर पहुंचाओगे इसको, यह जगह x² प्लस 6x बराबर 18x प्लस 6 8 48, 4 कैरी, 6 1 6 108 प्लस 21x। सबको बुलाओ इधर, x², ध्यान से देखो, x² प्लस 18x प्लस 21x और प्लस 6x, तो ये आ गया प्लस 6x माइनस 8 और 1 9 और 2 और 1 3, x माइनस 108 बराबर 0। देखो क्या आ रहा है ये, x² माइनस 33x माइनस 108 बराबर 0। यहां तक आने के बाद बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते कि अब क्या, अरे भाई देखो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से करना है तो कर सकता है, पर मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है कि ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पर माइनस 33 आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 108 आ जाए, मतलब एक नंबर नेगेटिव होगा एक नंबर पॉजिटिव, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, है ना, क्योंकि दोनों नंबर कभी नेगेटिव हो गए तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, दोनों नंबर पॉजिटिव हो गए तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो मतलब एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, मतलब 33 से बड़ा ही नंबर होगा, और 36 इंटू 3 108 होता है, तो यार सीधा आ गया ये 36 प्लस 3 बराबर आ गया माइनस का 33। जिनको ऐसे नहीं आता भाई, वही मैंने जो बताया 108 के करो प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आ गया, ये आ गया, है ना, ये आ गया, ये आ गया 3, ये आ गया 3 1। अब देखो क्या है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 3 आपका 108 होता है, और उनका दोनों का सब्ट्रैक्शन आपका निकल कर आ जाएगा माइनस का 33। तो इसको सीधे लिखा x² माइनस 36x प्लस 3x माइनस 108 बराबर 0, x माइनस 36 प्लस 3x माइनस 36 बराबर 0, x माइनस 36 और x प्लस 3 बराबर 0। x की वैल्यू आ गई 36 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं होती है, तो माइनस 3 किलोमीटर पर आवर को क्या करेंगे, रिजेक्ट। आंसर हो जाएगा केवल ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। कितने बच्चों को क्लियर हुआ? ये बस फैक्टराइजेशन करके भी सोचा जा सकता था। बढ़ू आगे, क्लियर है? बहुत अच्छे से। अगला अब तुम खुद कर सकते हो क्या? इक्वेशन तो मैं बना सकता हूं। एक देख, ट्रेन ट्रैवल कर रही है 300 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। वही क्वेश्चन को पढ़ा, देखो ये डिस्टेंस है मेरे भाई 300 किलोमीटर का, ठीक, एक कांस्टेंट स्पीड है। ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन ही निकालना है, तो लेट ओरिजिनल, है ना, जो निकालना होता है उसको क्या बोल देते हैं, एक्स बोल देते हैं। ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गई भाई, एक्स हो गई, है ना, ये एक्स हो गई। मैं तो सारे डिस्टेंस और स्पीड के क्वेश्चन ऐसे ही करता हूं, ऐसी लाइन खींचता हूं, ये हो गया ए से लेके बी तक, ये पहला केस हो गया। अब कह रहा है स्पीड ऑफ द ट्रेन को कभी मैं 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दूं, एक्स प्लस 5, है ना, और डिस्टेंस वही है क्योंकि जर्नी वही वाली कर रहे हैं। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। इसी जर्नी को ए से लेके बी तक को जो टाइम है वो 2 घंटे कम लगता है। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम कम लगेगा। अभी तेज चलने लग गई ट्रेन तो समय कम लगेगा, है ना। तो भाई ये T2 है। सेकेंड केस का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस ये फॉर्मूला दिमाग में रखना। पहले वाले में क्या आया, 300 अपॉन एक्स। ये वाला जो टाइम है 2 घंटे ज्यादा है, ये वाले में 2 घंटे कम लगे, तो भाई दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 घंटे का, है ना, क्योंकि T2 जो टाइम है ये 2 घंटे कम लगा क्योंकि स्पीड आपने बढ़ा दी। ये आ गया 300 बाई एक्स माइनस 300
बाई x प्लस 5 बराबर 2। इक्वेशन बना लोगे, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब क्या करना है, इक्वेशन बन गई, उसके बाद तो क्या है, 300 को कॉमन निकाल लो। 300 को पूरे में से कॉमन निकाला, क्या बचा, 1/x माइनस 1/x प्लस 5 बराबर 2। ये 300 मतलब ये 2 उस 300 को ले जाएगा, देखो इस 300 को मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड 2/300 हो गया, ये काटेगा इसको 150, है ना। इधर देखोगे ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, ये x प्लस 5 माइनस का x, खत्म। इसको बुलाओगे इधर 5 इंटू 150 बराबर ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इधर आ जाएगा 15 5 750, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको, देखना भाई ध्यान से, जिनको मल्टीप्लाई करने पे देख P इंटू क्यू वो होना चाहिए माइनस 750 और P प्लस क्यू वो होना चाहिए 5। देख ले ध्यान से, 5 और माइनस 750। अब कभी तू ध्यान से देखे 750 के फैक्टराइजेशन, तुझे समझ में आ जाएगा 2 3 7 5, नहीं कभी क्लिक हो रहा है कभी नहीं क्लिक हो रहा है। जैसे मेरे को तो पता है 25 और 30, 25 और 30, देख ध्यान से, 25 और 30 कितना हो गया, ये 750। अब नेगेटिव में चाहिए आंसर, तो छोटे वाले को नेगेटिव ले ले, बड़े वाले को पॉजिटिव ले ले, तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव में। और जब इन दोनों को जोड़ेगा तो आ जाएगा ये, सीधे देख यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 बराबर क्या हो गया मेरे भाई 0, x प्लस 30 माइनस का 25 x प्लस 30 बराबर 0, x माइनस 25 और x प्लस 30 बराबर 0, x की वैल्यू आ गई 25 किलोमीटर पर आर और भाई x की वैल्यू आ गई माइनस 30 किलोमीटर पर आर। स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसको रिजेक्ट मारा, ये एक्सेप्ट हुआ, केवल एक आंसर है 25 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन ट्रेवल कर रही थी। ओरिजिनल स्पीड जो ट्रेन की थी वो 25 किलोमीटर पर आवर थी। क्लियर है। तो डिस्टेंस और स्पीड वाले क्वेश्चन में बस ये फॉर्मूला तुझे दिमाग में रखना है जो कि तूने 9th में पढ़ा है कि सर टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी, पहले तो फिजिक्स ही लग रही है। क्लियर है। चलो भाई, अब बहुत सारे बच्चों को मोटर बोट वाले क्वेश्चनों में दिक्कत आती है कि भैया ये बोट वाले क्वेश्चन कैसे करना है। तो इसको करने के लिए ना भाई पहले ये कॉन्सेप्ट समझ। इसमें ना 2 वर्ड लिखे होंगे हर क्वेश्चन में। एक वर्ड होगा अपस्ट्रीम, एक वर्ड होगा अपस्ट्रीम और दूसरा वर्ड होगा डाउन स्ट्रीम और दूसरा वर्ड होगा डाउन स्ट्रीम। इन दोनों का मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होगा, एक होगी स्पीड ऑफ बोट, है ना, स्पीड ऑफ बोट, ठीक। स्पीड ऑफ बोट को मैं बोल देता हूं, स्पीड ऑफ बोट आपकी मान लो x किलोमीटर पर आवर है ना। और स्पीड ऑफ जो रिवर है वो मान ले y किलोमीटर पर आवर है, ठीक। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। कुछ बोर्ड वालों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीबीएसई में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। देख भाई, स्पीड ऑफ बोट क्या है, मैंने मानी x किलोमीटर पर आवर, है ना। और स्पीड ऑफ रिवर क्या मानी, y किलोमीटर पर आवर। सर क्या बताए जा रहे हो, कुछ नहीं आया। अरे भाई अभी बताया ही नहीं मैंने कुछ, समझ। कभी मैं बोल रहा हूं कि बोट जा रही है ऐसी और रिवर आ रही है ऐसी, ये है स्पीड ऑफ बोट, ये है स्पीड ऑफ रिवर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। मतलब आप रिवर के डायरेक्शन के अपोजिट कोशिश कर रहे हो अपनी बोट को ले जाने की। ये क्या है, रिवर, और ये क्या है, बोट। ये वाली जो कंडीशन होती है ना, बोट और रिवर,
ये जो कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं अपस्ट्रीम स्पीड, ये क्या हो जाएगी मेरे भाई? जब बोट रिवर के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रही है तो अपस्ट्रीम कंडीशन है ये, कि आप रिवर के अप जाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि रिवर तो इधर की तरफ आ रही है और आपको जाना इधर है ना, तो अप स्ट्रीम आप ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, रिवर ऐसी बह रही है आप ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे दिमाग में रखना। तो उस केस में देखेगा आपको कि जो नेट स्पीड होगी अप स्ट्रीम स्पीड होगी, वो बोट की स्पीड में से रिवर की स्पीड को माइनस करोगे तो नेट जो स्पीड निकल के आएगी वो आएगी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम के केस में, डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होता है, बोट भी ऐसे जा रही है, रिवर भी ऐसे ही जा रही है, मतलब ये रिवर भी इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है। तो डाउन स्ट्रीम जो स्पीड होती है ना, मतलब तुम रिवर के डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहे हो अपनी बोट को, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये नोट कर लेना, ये कभी तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया तो रिवर और बोट के सारे क्वेश्चन तुम कर लोगे। अप स्ट्रीम मतलब क्या, कि भाई रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, उस केस में क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ रिवर को घटाना है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। तो नेट स्पीड क्या होगी, बोट की स्पीड माइनस रिवर की स्पीड। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, तुम रिवर के डायरेक्शन में ही बह रहे हो, तो रिवर की स्पीड और बोट की स्पीड दोनों जुड़ जाएगी, ये हो गई डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक, नोट कर लेना, ये तुम्हारे दिमाग में बैठ गया तो वो क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा। अब करते हैं भाई रिवर बोट प्रॉब्लम। देखो सीबीएसई 2023 बेसिक में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने कॉन्सेप्ट तुमको सिखा दिया, वीडियो को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन बनेंगे भाई, क्वेश्चन बनेंगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा यार, ऐसे थोड़ी कॉन्फिडेंस आएगा, मैं तो कर दूंगा, तुमसे हो पा रही कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। देख भाई क्या बोला था, डाउन स्ट्रीम स्पीड दोनों स्पीड ऐड होगी, अप स्ट्रीम स्पीड बोट में से रिवर की स्पीड घटेगी, बस इतना दिमाग में आ गया। ये क्वेश्चन तू 2 सेकंड में सॉल्व कर देगा। क्या है क्वेश्चन, एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, गिवन है भाई तेरे को क्वेश्चन में, क्या गिवन क्या है भाई, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। चलो बहुत बढ़िया। टेक्स 1 आवर इन अ स्टिल वाटर, मतलब पानी जब रुका हुआ होता है तो बोट की स्पीड इतनी दे रखी है। टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। कोई जर्नी है ए से लेके बी तक, मान लें डिस्टेंस वाले क्वेश्चनों में हमेशा ऐसा बना लेना, कितने की जर्नी है 24 किलोमीटर की जर्नी है। क्या बोला इन्होंने कि यार ये बोट है जो 18 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, इसको 1 घंटा ज्यादा लग रहा है ये 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में पार करने में। सर अप स्ट्रीम मतलब क्या, कि रिवर के अगेंस्ट जो तुम जा रहे हो, मतलब तुम ए से बी जा रहे हो ना, तो रिवर कैसी बह रही है बी से ए, क्योंकि मैंने अभी बताया ना अप स्ट्रीम मतलब रिवर के अगेंस्ट तुम जा रहे हो, तो ये तुम्हारी स्पीड है 18 और मैंने रिवर की स्पीड हमेशा क्या बोला है वाई मान ले, तो लेट स्पीड ऑफ रिवर, क्योंकि वो अननोन है दिया नहीं है, वाई किलोमीटर पर आवर है ना। तो भाई पहले वाले केस में जब मैं अप स्ट्रीम की स्पीड बात करूंगा है ना, तो वो क्या होता है, वो होता है एक्स माइनस वाई, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर। स्पीड ऑफ बोट दे रखी है मतलब 18 माइनस वाई, ये हो गया तुम्हारा अप स्ट्रीम की स्पीड। अब क्या बोल रहा है, 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न टू द सेम पॉइंट, मतलब जब बी से ए आ रहा है ना, बी से ए आ रहा है तो उसका जो टाइम है ना वो 1 घंटे कम है। ऑब्वियस सी बात है, जब बी से ए आएगा तो भाई बी से ए में बोट की स्पीड भी इधर, रिवर तो भाई इधर ही जा रही थी, ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो भाई कभी मैं बात करूं डाउन स्ट्रीम स्पीड की, तो क्या आ रहा है ये, भैया ये आपने बताया था एक्स प्लस वाई होता है ना, एक्स की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 18 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब देखो क्या है, टाइम टेकन ए से बी और टाइम टेकन बी से ए का दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 घंटे का, मतलब ए से बी में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप स्ट्रीम जा रहे हो, रिवर के अगेंस्ट जा रहे हो, तो समय ज्यादा ही लगना है, क्योंकि रिवर तुमको रोकेगी है ना, और तुम्हारी स्पीड भी कम है तो समय ज्यादा ही लगना है ना। अप स्ट्रीम स्पीड 18 माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम स्पीड 18 प्लस वाई है, तो स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगना है, तो टी ए बी माइनस टी बी ए बराबर कितना हो गया 1। दोनों में डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर का, तो टी ए बी की मैं बात करूं, केवल टाइम ए से बी कितना लगेगा 24 अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड दैट इज 18 माइनस वाई,
माइनस 24/18 प्लस वाई। कितनों को ये बात समझ में आई? ये इक्वेशन कितने बच्चों को समझ में आई बताओ? ए से बी जाने में और बी से ए आने में 1 घंटे का डिफरेंस है, तो टाइम टेकन ए टू बी माइनस टाइम टेकन बी टू ए बराबर 1। ए से बी मतलब 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ए से बी जा रहे हो मतलब रिवर के अगेंस्ट जा रहे हो, स्पीड क्या हो जाएगी 18 माइनस वाई, और जब रिवर के फेवर में जाओगे तो स्पीड क्या हो जाएगी 18 प्लस वाई। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना? अब सॉल्व कर लोगे क्या इसको? कैसे करोगे सॉल्व? देखो 24 को कॉमन निकाल दिया, बचा क्या 1/18 माइनस वाई, है ना, माइनस 1/18 प्लस वाई बराबर कितना है मेरे भाई? 1 घंटे का डिफरेंस है। 18 माइनस वाई और 18 प्लस वाई, है ना, इसको इधर पहुंचाओगे 18 प्लस वाई माइनस 18 माइनस वाई, ठीक, ये आ गया मेरे भाई 24 बराबर कितना है मेरे भाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे a माइनस बी ए प्लस बी कितना हो गया 18 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर देखोगे 18 में से 18 गया, y प्लस वाई 2y हो जाएगा ये, और बाहर कितना है मेरे भाई 24। 24 इंटू 2 ये आ गया 48y, ये हो गया 324 माइनस वाई स्क्वायर। बुला लो इसको जरा इधर, वाई स्क्वायर माइनस माइनस नहीं प्लस 48y माइनस 324 बराबर कितना आ गया मेरे भाई 0। ये आ गया। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तुमको। वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस 324 बराबर 0। सोच पा रहे हो क्या? जोड़ने पर 48 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 324 आ जाए। ऐसे दो नंबर तुमको सोचने, ऐसे तुमको दो नंबर सोचने जिनको, अब देखो नेगेटिव में लाना है, मतलब एक नंबर नेगेटिव में होगा दूसरा नंबर पॉजिटिव में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 48 से बड़ा नंबर होगा, है ना, 48 से बड़ा होगा और 24 चाहिए, तो यार 54 इंटू 6, 54 इंटू 6, 6 4 सा 24, 6 5 सा 30 और 2। कैसे सोचा सर आपने? अरे यार देख ऑब्वियस सी बात है, दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए। अब इधर नेगेटिव चाहिए, है ना, मतलब एक नंबर तो 48 से बड़ा ही होगा, तो मैं 48 के आगे गया, 49 50 51 52 53 54, 54 और 6 मेरे को दिखा आखिरी में 24 आता है, मतलब 4 आ जाएगा, क्योंकि देख 49 को भी कुछ करूंगा 1 से तो कुछ खेल नहीं होगा, 50 को 2 से करूंगा तो कुछ खेल नहीं होगा, 51 को 3 से करूंगा तो कुछ खेल नहीं होगा। सीधे मेरे दिमाग में 54 और 6 सीधे करा, वाई स्क्वायर प्लस 54y माइनस 6y माइनस 324 बराबर 0 मेरे भाई। y प्लस 54 माइनस 6y प्लस 54 बराबर 0 मेरे भाई। स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं होती है, माइनस 54 किलोमीटर पर आवर आ रहा है एक, और y बराबर 6 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। तो स्पीड ऑफ रिवर, या मैं बोलूं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसी को बोलते रिवर। ये निकल कर आ गई कितनी? ये निकल कर आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है? टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। केवल यहां तक मत छोड़ देना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहां तक करा खत्म, एक ही नंबर मिलेगा भाई। और पूछा है इन्होंने, क्या पूछा है? टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, मतलब TAB प्लस TBA का सम। टोटल टाइम, टोटल टाइम मतलब TAB प्लस TBA 24 अपॉन TAB 24 अपॉन 18 माइनस 6, है ना, प्लस 24 और ये आ जाएगा 18 प्लस 6, ये कितना आया 24 अपॉन 12 प्लस 24 अपॉन 24, ये आ गया 1, ये आ गया 2। 3 घंटे की टोटल जर्नी थी। क्लियर है? अरे y की वैल्यू 6 पुट कर दी, y की वैल्यू 6 पुट कर दी, y की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आ रही ना।
ये पुट कर दी उसमें बस। TAB मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं थी, इतना आसान है क्वेश्चन। कभी कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में क्लियर हुआ ना कि अप स्ट्रीम मतलब स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर, डाउन स्ट्रीम मतलब स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर। क्लियर है, बढ़ू आगे। चलो अगला सवाल तुम्हारी हैवी डिमांड पर, ज्योमेट्री का। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन द बेस। देखो राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिगो समझ के आया हूं, ट्रिग्नोमेट्री पूरी इतने अच्छे से पढ़ाई है, तो यार ये सब चीजें ना बहुत आसान हो गई अब तुम्हारी। ये है तुम्हारा ट्राइंगल ABC। अब क्या बोल रहा है, एल्टीट्यूड जो है राइट एंगल ट्राइंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, है ना। तो बेस को मान दिया x, तो एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, मतलब बेस में से 7 को घटा दो, ये एल्टीट्यूड आ गया। और हाइपोटेनस दे रखी 17। भाई अननोन साइड जब भी निकालनी है, राइट एंगल ट्राइंगल है, दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए, पाइथागोरस आनी चाहिए, है ना। पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस कितना है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर। एल्टीट्यूड बोला 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, लिख देना यहाँ पे लेट द बेस बी एक्स, है ना। परपेंडिकुलर कितना हो गया, x माइनस 7 का स्क्वायर, और ये हो गया 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर मतलब 289, a माइनस बी का स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये कितना आ रहा है भाई, 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको बुला लो इधर, तो ये आ जाएगा 49 में से 289 गए, 9 में से ये गया 0, 8 में से 4, और ये आ गया 240 माइनस का। अब देखो 2 कॉमन निकल सकता है इसमें से, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120 बराबर आ गया मेरे भाई 0। देखो अब सोच पा रहे हो, ऐसे दो नंबर जिनको प्रोडक्ट करने पे P इंटू क्यू तुम्हारा आना चाहिए माइनस 120 और P प्लस क्यू तुम्हारा आना चाहिए माइनस का 7। ऑब्वियसली बात समझ में आई कि सब प्रोडक्ट करने पे नेगेटिव, मतलब एक नंबर 7 से तो बड़ा ही होगा, है ना। अब 7 से बड़ा मतलब तुम देखोगे, तुम्हें चाहिए कितना, 120। 120 के मैं फैक्टर देखूं तो क्या क्या 120 बनता है, देखो 120 के फैक्टर देखेंगे तो 60, 30, 15। अब देखो 15 और ये आ रहा है 8, 15 और 8 में काम बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। देखो सर 15 और 8, है ना, तो P की वैल्यू माइनस 15 ले लो और Q की वैल्यू 8 ले लो, तो अगले पेज पे एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8x माइनस 120 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है, देखो हो गया क्वेश्चन खत्म। x माइनस 15 प्लस 8 x माइनस 15 बराबर 0, x माइनस 15 कॉमन, x प्लस 8 बराबर 0। भैया x बराबर 15 और x बराबर कितना आ गया, माइनस का 8। कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर 15 और x बराबर माइनस 8। अब यार साइड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो केवल आंसर हो गया बेस की वैल्यू तुम्हारी आ गई 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही थी ना, हाइपोटेनस सेंटीमीटर में थी, तो बेस आ गया 15 सेंटीमीटर। तुमको रिप्रेजेंट करनी थी अबाउ इंफॉर्मेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ये तुमने कर दी, ये पहले वाले का आंसर हो गया। और दूसरा क्या, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये निकल गया। उसके बाद एल्टीट्यूड निकालना है, तो भैया एल्टीट्यूड के लिए इन्होंने कुछ बातें दी थी कि एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, तो 15 माइनस 7 विच इज 8 सेंटीमीटर, ये एल्टीट्यूड हो गया और बेस हो गया 15। क्लियर है, सोचने का तरीका समझ में आया। क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन, 120 के प्राइम फैक्टर कर लिए, सोच लिए 15 और 8। क्लियर है, जिनको आती थी 15 की टेबल वो रैली निपटा सकते थे। सीबीएसई 2023 स्टैंडर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर है तो x प्लस वाई, मान लिए दो नंबर 15 है। इफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन वाई बराबर 3/10। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये मेरे भाई क्वेश्चन पर लग रहा है ना कि दो इक्वेशन बन गई दो वेरिएबल में। देख यहां से सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, y की वैल्यू कितनी आई, 15 माइनस एक्स, पुट कर दे इधर 1 अपॉन एक्स
प्लस 1/15 - x बराबर 3/10। भाई दो नंबर का सम 15 था पहली इक्वेशन, उनके रेसिप्रोकल का, तो x का रेसिप्रोकल 1/x, y का रेसिप्रोकल 1/a, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 कर दिया। y की वैल्यू पुट कर दी 15 - x, इधर देखोगे तो x 15 - x, इधर करोगे 15 - x प्लस x बराबर 3/10। x से x कैंसल, ये उधर जाएगा, देखो कितना आ रहा है 15, इधर करूँ आगे 15 × 10 तो 150 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 टाइम्स x ना, तो 15x माइनस एक्स स्क्वायर। उधर ले जाओ सबको, देखो 3 इसको काट देगा 50 बार में, ये आ जाएगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 50। सबको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0, ये तो ओरली हो गया 10 और 5, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 बराबर 0, x हो गया x माइनस 10 माइनस 5 x माइनस 10 बराबर 0, x की वैल्यू आ गई 10 और x की वैल्यू आ गई 5। ये दो नंबर निकल के आ गए 10 और 5। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मजा आ रहा है? ऐसे होंगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन। अब भैया एक क्वेश्चन और करा दो, वो 2 पाइप वाला है ना, वो करा देता हूं भाई। एक क्वेश्चन जो तुमको बहुत ज्यादा टफ लगता है, उसके पहले ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, खुद से करना भाई। कमेंट में बताना मुझे कि क्या पॉसिबल है ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, और कभी है पॉसिबल तो भैया उसकी लेंथ और विड्थ निकाल के बताना। तो मैं बता देता हूं पेरीमीटर का फॉर्मूला, जिनको नहीं आता है वो होता है 2 टाइम्स L + B, और एरिया का फॉर्मूला होता है L × B। ठीक, L को मान लेना x, B को मान लेना y, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। कभी x और y की रियल वैल्यू आ रही है मतलब ऐसा पॉसिबल है रेक्टेंगल, नहीं आ रही है तो बोल देना नहीं है पॉसिबल। क्लियर है? करोगे इसको सॉल्व, इसका आंसर मुझे कमेंट में सब बच्चे बताना, तभी मुझे समझ में आएगा भाई तुम एक्चुअल में लेक्चर देख रहे हो, एक्चुअल में क्वेश्चन तुमसे बन रहे हैं। क्लियर? पेरीमीटर कितना दिया है 80 है ना, L को बोल दे x, B को बोल दे y, और एरिया कितना दिया है 400। सीधे लगाना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बड़े आगे। अब जिस क्वेश्चन का तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, भैया पाइप वाले क्वेश्चन, भैया टाइम और वर्क वाले क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल लॉजिक समझना। जैसे मैं बता रहा हूं इसी लॉजिक से सारे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए तुम कर लोगे। अब देखो, पहले इस क्वेश्चन को समझाने के पहले मैं एक बार कॉन्सेप्ट समझाता हूं टाइम और वर्क का। जल्दी से आना, टाइम एंड वर्क, समय कम है हमारे पास, जल्दी से इसको समझते हैं। टाइम और वर्क क्या होते हैं? दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल बातें होती है। मतलब जैसे क्या कि जैसे मान कोई एक आदमी है ए, किसी काम को कर रहा है x डेज में, है ना, बी किसी काम को कर रहा है y डेज में, है ना। कोई काम है, ए को उस काम को करने में कुछ पर्टिकुलर दिन लग रहे हैं, बी को उस काम को करने में कुछ पर्टिकुलर दिन लग रहे हैं। अब एक्स और वाई की जगह चलो मैंने बोल दिया कि ए को किसी काम को करने में 10 दिन लग रहे हैं, बी को किसी काम को करने में 15 दिन लग रहे हैं। अब तुमको कहा कि इन दोनों को मिलकर उसी काम को करने में कितना टाइम लगेगा। भाई ए अकेला किसी काम को करने में 10 दिन लगा रहा था, बी अकेला किसी काम को करने में 15 दिन लगा रहा था। अब तुमको बोला नहीं, इन दोनों को अपन ने बोला साथ में करो भाई ये काम, अब बताओ तुम कितने दिन में इस काम को कर लोगे। तो ऐसा तो नहीं करोगे ना 10 और 15 25 दिन में करेंगे, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना भाई। जब दोनों मिल के काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दिन कम हो जाएंगे। अकेला कभी 10 दिन में कर रहा था, अकेला बी 15 दिन में कर रहा था, दोनों मिलकर इन दोनों से तो कम ही आंसर आएगा। तो वो आंसर क्या आएगा भाई? कभी दोनों मिलके करेंगे तो ए एक दिन में, इसको ऐसे करते, एक दिन में ए कितना काम करता है, अभी 10 दिन में पूरा काम कर रहा है। मतलब देखो 10 दिन में वो जो एक काम है ना, एक वर्क है, वो पूरा हो रहा है। तो एक दिन में ए कितना काम कर रहा होगा उसका 1/10। इसी तरीके से बी जो है 15 दिन में वो पूरा काम कर रहा है एक वर्क, तो एक दिन में बी उसका 1/15 कर लेगा। अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं
तो 1/10 प्लस 1/15 है ना। एक दिन में मैंने पूरा तोड़ दिया कि एक दिन में ए करेगा 1/10 उस काम का और बी करेगा 1/15। इसको अपन सॉल्व करें तो कितना आ रहा है 30 एलसीएम, ये आ रहा है 3 + 2, ये आ रहा है 5/30, ये आ रहा है 1/6। मतलब दोनों कभी साथ में काम करेंगे तो उस एक काम का 1/6 पार्ट हो जाएगा पहले दिन में। ये फर्स्ट डे में, क्योंकि अपन ने पूरा खेल करा है पहले दिन का, पहले दिन में 1/6 ऑफ द वर्क कंप्लीट हो गया। अब पूरा वर्क करने में कितने दिन लगेंगे भाई? एक दिन में 1/6 कर रहा है तो 2 दिन में 2/6 होगा, 3 दिन में 3/6 होगा, 4 दिन में 4/6 होगा, 5 दिन में 5/6 होगा और 6 दिन में पूरा जो एक वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों मिलकर 6 दिन लगाएंगे काम को कंप्लीट करने। समझ में आया? क्या बोला भैया? कुछ नहीं आया समझ में। जिसको नहीं आया फील लो इसका। फील कैसे लेना है? जैसे मैंने क्या कहा, ए को किसी काम को करने में कितने दिन लग रहे थे? 10 दिन। बी को उसी काम को करने में कितने दिन लग रहे थे? कभी अकेला कर रहा था तो 15 दिन। अब मैंने कहा दोनों मिलकर करो भाई ये काम। तो इसको करने का तरीका होता है यूनिटरी मेथड, कि एक दिन में ए कितना काम कर रहा था भाई? ए पूरा 10 दिन में पूरा काम निपटा रहा है, मतलब 10 दिन में वो 1 वर्क जो है वो पूरा कर रहा था, तो एक दिन में वो 1/10 वर्क करेगा भाई। मतलब पूरे काम का 1/10वां हिस्सा कर पाएगा पहले दिन में, क्योंकि 10 दिन में तो वो पूरा काम कर रहा है। तो पहले दिन में 1/10 करेगा, दूसरे दिन में 1/10 करेगा, तीसरे दिन में 1/10 करेगा, और 10वें दिन तक 1/10 1/10 1/10 करके पूरा एक वर्क कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी काम है उसको मैं कह रहा हूं एक काम है। बी के केस में भी यही कि 15 दिन में एक काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/15। 2 दिन में कितना होगा? 2/15। मतलब 1/15 फिर 1/15 फिर 1/15 फिर 1/15, ऐसे 15 दिन तक चलेगा। 1/15 1/15, तब जाके 15 दिन में बी पूरा काम कर लेगा। तो एक दिन में बी कितना कर रहा है? 1/15 काम। तो पूरे क्वेश्चन को अपन ने एक दिन में कन्वर्ट करा। एक दिन में जब मैंने कन्वर्ट किया तो दोनों कंबाइन कर रहे थे, तो दोनों का ऐड किया, एक एक दिन का काम। 1/10 1/15, ये कितना आया? एलसीएम लिया 30, 3 + 2 5/30 1/6। दोनों मिलके जब काम कर रहे हैं तो 1/6 वर्क कंप्लीट हुआ है ना। 1/6 वर्क कंप्लीट हुआ। तो 1/6, फिर अगले दिन क्या 1/6, फिर अगले दिन क्या 1/6। टोटल अपने को एक वर्क कंप्लीट कराना है। टोटल अपने को कितना वर्क कंप्लीट कराना है? एक काम। तो 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, टोटल कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे पूरे काम को कंप्लीट करने में। समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? फील आया? मजा आया? आगे बढ़ते। जब ये तुम समझ गए ना कि ऐसे क्वेश्चनों को एक दिन में या 1 घंटे में कन्वर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करनी है, अदरवाइज होगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया? 6 दिन में दोनों मिलकर पूरा काम निपटा देंगे, क्योंकि दोनों मिलकर 1/6 काम कर दे। पहले दिन में 1/6 काम हो जाएगा, तो 6 दिन लगेंगे पूरे काम को, क्योंकि एक वर्क तक पहुंचना है। तो एक वर्क तक पहुंचने के लिए 6 दिन इनको लगेंगे। क्लियर है? अब मेरे भाई इधर आओ। जो क्वेश्चन है तुम्हारा सीबीएसई ने जो पूछा था उसको समझो। वही लॉजिक, 2 पाइप है, वहां पे अपन ने 2 आदमी माने थे, और भी यहां 2 पाइप है। अब 2 पाइप है, मैंने बोल दिया एक पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है। दोनों साथ में मिलकर उस टंकी को 15/8 घंटे में भर देते हैं। ठीक है। द पाइप विथ लार्जर डायमीटर, ए को बोल रहा हूं भैया पाइप जो है वो लार्जर डायमीटर का है, और बी जो है वो स्मॉलर डायमीटर का है। ठीक। अब जो लार्जर डायमीटर का पाइप है उसको 2 घंटे कम लग रहे स्मॉलर से, तो भाई स्मॉलर को मान लो XR लग रहे, तो लार्जर को कितने लगेंगे? X - 2R अकेले पूरी टंकी को भरने में, है ना। फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। तुमको वही निकालना था कि दोनों को सेपरेटली, दोनों का कंबाइन इन्होंने दे दिया, अब उल्टा दे दिया। मैंने वहां पे क्या बोला था? अकेले अकेले इतने इतने में कर रहे थे, साथ में मिलके कितने में करेंगे। इन्होंने क्या बोला कि भैया एक और बी दोनों कंबाइन उस टंकी को 15/8 घंटे में भर देते हैं। ए एंड बी दोनों जब साथ में यूज होंगे तो 15/8 घंटे में वो जो टैंक है वो पूरा भरा जाएगा। तुमको ये बताना है कि अकेले कभी वो उस टंकी को भरने लगे तो उनको कितना टाइम लगेगा, है ना। इंडिविजुअली वो काम करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा।
तो हमने मान लिया, लेट अज्यूम कि स्मॉलर जो अपने को निकालना था पाइप, उसको x घंटे लग रहे हैं, तो बड़े वाले को उससे 2 घंटे कम लग रहे हैं, यहाँ लिखा, तो उसको x-2 लगेंगे पूरे टैंक को सेपरेटली फिल करने, है ना। सेपरेटली फिल करने में इतना इतना टाइम लगेगा, अंग्रेजी में लिख देना। क्लियर कि लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप विल बी xr एंड लार्जर डायमीटर वाला x-2r। अब देखो तुम ध्यान से कि कभी x-2r में पूरा टैंक भर रहा है, मतलब एक काम हो रहा है, तो एक घंटे में कितना होगा, 1/x-2 होगा। भाई x-2r में पूरा काम हो रहा है, एक वर्क हो रहा है ना, तो एक घंटे में उसका 1/x-2 होगा। क्लियर, वही वो यूनिटरी मेथड। इसी तरीके से xr में पूरी टंकी भरा रही है, तो एक घंटे में 1/x, ये सिनेरियो हो गया बी का, और ये सिनेरियो हो गया ए का। कितनी बात समझ में आई कि ए को x-2 घंटे लगते थे पूरा टंकी को फिल करने में, मतलब एक काम को करने में, तो एक घंटे में वो उसका 1/x-2 काम करेगा। x घंटे में बी पूरी टंकी भर देता, तो एक घंटे में उसका 1/x भरेगा। अब दोनों कंबाइंड 15/8 घंटे में पूरा भर रहे है ना। अब देखो ध्यान से, 15/8 घंटे में पूरा काम हो रहा है ना, तो एक घंटे में कितना होगा, 1/15/8 विच इज 8/15। पूरे क्वेश्चन को एक घंटे में कन्वर्ट कर दिया कि एक घंटे में दोनों साथ में चले तो 8/15 काम होगा। अब वर्क जो है, वर्क ऐड हो सकता है, तो 8/15 एक घंटे का वर्क है दोनों का, है ना। एक घंटे का वर्क पहले वाले का कितना है, 1/x-2, प्लस दूसरे वाले का कितना वर्क है एक घंटे का, 1/x। ये हो गई इक्वेशन बन गई। कितना आसान था। 3 केस बने क्या। पहला केस अकेला ए को देखा, पहले पाइप को देखा, पहले पाइप को x साल लग रहे, मतलब स्मॉलर डाया का पाइप था, x साल लग रहे, तो एक घंटे में उसका 1/x भरेगा, है ना। क्योंकि सीधे में ऐड नहीं कर सकता हूं ना, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते, टाइम और वर्क। जब मैं दोनों पाइप एक साथ चलाऊंगा समय कम हो जाएगा, है ना। तो यार 15/8 घंटे में दोनों पाइप मिलकर टंकी भर रहे हैं, एक जो टंकी है एक काम है, तो एक घंटे में उसका 1/15/8 हो जाएगा, क्योंकि इधर मैंने एक करा, मतलब 15/8 से डिवाइड किया, तो इधर भी करूंगा, तो 8/15 काम होगा एक घंटे में। दोनों पाइप मिलकर एक घंटे में 8/15 पार्ट ऑफ द टैंक भर पाएंगे। तो एक घंटे में मैंने पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया कि एक घंटे में क्या कर रहा है, 8/15, एक घंटे में ये वाला पाइप 1/x-2, 1/x। क्लियर है, बस हो गया क्वेश्चन। x-2 इंटू x प्लस x-2 बराबर 8/15। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी समझते, ये तो एक तरीका हो गया जिससे क्वेश्चन हो गया तुम्हारा सॉल्व। ये कितना आ गया, 2x-2, ये आ गया x² माइनस 2x बराबर 8/15। मैं एक्चुअली इसका फील दिलाना चाहता था तुमको कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आज गलत नहीं करोगे। पूरे क्वेश्चन को एक घंटे या दिन हो तो एक दिन में कन्वर्ट कर लेना, और फिर तुम वर्क को जोड़ सकते हो। ये वर्क है दोनों के ना, कि भाई एक घंटे में 1/x-2 वर्क कर रहा है, ये एक घंटे में 1/x वर्क कर रहा है, दोनों मिलके कितना वर्क कर रहे हैं एक घंटे में, पूरा एक घंटे का वर्क है ये, उनको ऐड कर सकते हो। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। यूं भी बच्चे समझ लेते हैं कि सर एक घंटे में इतना हुआ, तो 15/8 घंटे में पूरी टंकी भरा रही है, तो 15/8 घंटे में कितना वर्क करेगा ये, 15/8 x-2, ये 15 मतलब 15/8 घंटे में पूरी टंकी भर रहा है, तो 15/8/x, और दोनों मिलके पूरा काम निपटा रहे, मतलब जो कि एक काम है। ये तो वो उस तरीके से भी सोचोगे तो आंसर सेम ही आएगा, पर ये मेरे को बहुत अच्छा तरीका लगता है, कभी गलत नहीं करोगे। इसको इधर पहुंचा दो, इसको इधर, 15 इंटू 2x-2 बराबर, ये आ गया 8x² माइनस 2x, कितना आ रहा है ये 30x माइनस 30, 8x² माइनस 16x। क्लियर, बुला लो उधर, 0 बराबर 8x² माइनस 46x, और ये आ गया प्लस का 30। तो भाई क्या आ रही है इक्वेशन, इसको 2 से डिवाइड कर देते, 4x²
-23x प्लस 15 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब भाई ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ने पर p प्लस क्यू, सर ये कैसा है? अरे भाई 2 कॉमन निकाल लिया इसमें से, पूरे में से ये बन गई 4x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 15 बराबर 0, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो इक्वेशन बन गई ये। जितना छोटा हो सकता है करेंगे। p प्लस क्यू कितना हो गया? माइनस का 23। ऐसे दो नंबर सोचने जिनको जोड़ने पे -23 आए और प्रोडक्ट करने पे कितना आ जाए भाई? 60, है ना? तो सोच पा रहे हो क्या? 60 का देखें फैक्टराइजेशन करके। देखो वैसे ही बात है कि यार 23 से ऊपर ही नंबर आएगा वो, है ना? तो 25, 24 नहीं आ रहा है, 26 नहीं आ रहा है, 27, 27 और 4 नहीं आ रहा है, तो कुछ फ्रैक्शन में ही आएगा जो मुझे लगता है। तो भाई नहीं सोच पा रहे, मतलब नहीं सोच पा रहे, तो क्या करेगा? कुछ नहीं करना है भाई, सीधे लगा दे श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ज्यादा इतना सोचने में समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे वर्ड प्रॉब्लम में तो सीधे अपने को क्या करना है? क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब यहां तक आया, यही इक्वेशन थी ना, +15 था। देख जल्दीबाजी में गलत लिख दिया, +15। सीधे करूं x बराबर -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, रुक जा, वापस 4x स्क्वायर, है ना, -23x प्लस 15 बराबर क्या आया भाई? 0, है ना? फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसे डायरेक्ट करो, फिर -b, मतलब b की वैल्यू कितनी है? -23, तो माइनस ऑफ -23 प्लस माइनस अंडर रूट -23 का स्क्वायर कितना होता है? 529, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 और 25 का 625, यही होगा। -4a, a कितना है मेरे भाई? 4, c कितना है मेरे भाई? 15 अपॉन में 2 टाइम्स a। देखो कितना आ रहा है ये? 23 प्लस माइनस अंडर रूट 529 माइनस 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, 8 कैरी 16 बन जा 16 और 8, ये आ गया 240 अपॉन में 8। कितना आ रहा है ये देखना जरा, 9 2 8, और ये आ जाएगा 4 में से 2 289, तो प्लस माइनस रूट में 289 अपॉन में 8, और ये आ गया 23। 289 मतलब 17 आ गया ये, तो 23 प्लस माइनस 17 अपॉन में 8, है ना? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? पक्का? अब भाई 23 प्लस 17 कितना हो रहा है ये? 7 3 10, एक कैरी 40 अपॉन 8, प्लस पे एक आ रहा है 5, मतलब देख 23 प्लस 17 अपॉन 8, एक आएगा x का वैल्यू और एक आएगा 23 माइनस 17 अपॉन 8, क्योंकि प्लस माइनस है तो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, क्या है? 40/8, ये आ गया 5, और इधर से देखोगे तो कितना आ रहा है ये? 3 3 6, 6/8 विच इज 3/4। फ्रैक्शन में आ रहा था इसीलिए अपन सोच नहीं पा रहे थे। ठीक, तो दो वैल्यू आ गई x की 5 और 3/4। अब यही आंसर है क्या? नहीं। देख भाई 3/4 तू नहीं ले पाएगा आंसर में, क्योंकि जैसे ही तूने 3/4 लिया, ये टाइम क्या हो गया? नेगेटिव में, क्योंकि तूने लार्जर डायमीटर का टाइम क्या लिया था? x-2, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है 3/4 छोटे वाले पाइप को नहीं लगेगा टाइम, क्योंकि छोटे वाले पाइप को कभी 3/4 घंटे लगेंगे, तो बड़े वाले पाइप को क्या नेगेटिव में टाइम लगेगा? कि नहीं हो सकता पॉसिबल। तो 3/4 अपना फिजिबल आंसर नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको रिजेक्ट करेंगे। केवल एक ही आंसर है, x बराबर 5 घंटे। मतलब छोटे वाले पाइप को टंकी को भरने में 5 घंटे लग रहे हैं, तो बड़े वाले पाइप को कितने लगेंगे? बड़े वाले पाइप को उससे 2 घंटे कम, मतलब उसको लगेंगे 3 घंटे। तो 3 और 5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का यूनिटरी मेथड है ये। क्लियर? पूरे क्वेश्चन को 1 घंटे में कन्वर्ट कर ले। 1 घंटे वाले वर्क को जोड़ सकता है, ठीक, 1 दिन वाले वर्क को जोड़ सकता है। मैंने क्या करा? ए को पूरी टंकी को भरने में x-2 घंटे लग रहे, तो 1 घंटे में कितना भर पाएगा? 1/x-2। बी पूरी टंकी को भरने में x घंटे लग रहे थे, तो 1 घंटे में कितना भर पाएगा? 1/x। दोनों का 1 घंटे के टाइम को ऐड कर लिया, पूरी 15/8 घंटे में भर रही, तो 1 घंटे में वो कितना भर पाएगा? 8/15, इक्वल टू कर दिया 8/15 के, और ये तुम्हारी फाइनल इक्वेशन बन गई, पूरे 1 घंटे के वर्क के बराबर।
क्लियर है? 1 घंटे के वर्क को जोड़ सकते हो, ये लॉजिक दिमाग में रखना। वहां पे अपन क्या कर रहे थे, 1 दिन के वर्क को जोड़ रहे थे। और लास्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट और लॉस वाला, जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं तुम्हारे इस बार के बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, इसको भी अच्छे से देख लो। कमर्शियल मैथमेटिक्स जिनको अच्छे से आता है उनसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या बोला, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट। तो पहले तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, भाई किसी भी दुकानदार को प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला निकालना है, तो मतलब प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, जितने में उसने खरीदा उसी पे उसको प्रॉफिट मिलता है, अपॉन इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज का। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट कब कोई दुकानदार कमाएगा कि भैया जब बेचने वाली प्राइस खरीदने वाली प्राइस से ज्यादा होगी, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है प्रॉफिट। ये पूरा आ गया। अब एक डीलर है जिसने एक खिलौने को बेचा 24 रुपए में, मतलब सेलिंग प्राइस जो है खिलौने की वो कितनी है, 24, और उसने गेन करा एज मच परसेंटेज एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। क्या बोला, वापस से देखना, कि एक डीलर है जिसने टॉय को बेचा 24 रुपए में, 24 रुपए में खिलौने को बेच दिया, और कह रहे हैं कि उस पे उसको प्रॉफिट हो गया, गेन मतलब प्रॉफिट हो गया कितने का, जो कॉस्ट प्राइस है ना उतने का परसेंटेज। मतलब मान लो कॉस्ट प्राइस इस खिलौने की एक्स थी, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कह रहे हैं एक्स है, वो यही कह रहे हैं, गेन्स एज मच परसेंटेज एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। जो कॉस्ट प्राइस है ना टॉय की, उतने परसेंट का ही प्रॉफिट हो गया। वापस से पढ़ा क्वेश्चन कि भैया एक डीलर ने 24 रुपए में खिलौने को बेचा और उसने प्रॉफिट उतना कमा लिया जो उस टॉय की कॉस्ट प्राइस थी उतना परसेंटेज। तो मैंने बोला कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं एक्स, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ही निकालनी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, एक्स। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, 24 माइनस एक्स अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है, एक्स, इनटू में आ जाएगा ये 100। ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन। कभी ये फॉर्मूला तुमको दिमाग में नहीं रहता तो ये इक्वेशन नहीं बन पाती। अब इक्वेशन बन गई, उसके बाद तो सॉल्व कर ही लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 2400 माइनस 100 एक्स। बुला लो इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 बराबर 0। 60 और 40 सीधे दिख गया मुझे। एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 40x, है ना, 60 और 40 2400 होता है, पर वो काम नहीं चलेगा क्योंकि जोड़ने पे तो आ रहा है 100, पर प्रोडक्ट करने पे प्लस का 2400 आ रहा है, मेरे को नेगेटिव का चाहिए, तो वो आएगा प्लस 120 x माइनस 20x माइनस 2400 बराबर 0। क्या करा, दिमाग देखा, 60 और 40 लोगे तो जोड़ने पे तो 100 आ रहा है, तो प्रोडक्ट करने पे प्लस का 2400 आ रहा है, तो तुम्हें 120 और 20 लेना पड़ेगा माइनस का, क्योंकि इनका जोड़ने पे 100 आ रहा है और प्रोडक्ट करने पे माइनस का 2400 आ रहा है। तो x प्लस 120 एक आ जाएगा और एक x माइनस 20 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो एक आएगा x प्लस 120 और एक आएगा x माइनस 20 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। मतलब जो भैया कॉस्ट प्राइस है ना खिलौने की, नेगेटिव में तो हो नहीं सकती है कि माइनस 120 में बेच दिया, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, x बराबर 20 आ गया। मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय कितना है, 20 रुपए में उस खिलौने को खरीदा था दुकानदार ने, 24 में बेचा, मतलब 4 रुपए का प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट परसेंटेज देखोगे तो वो कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस के बराबर ही आएगा, 20%। क्लियर है? तो वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर चीजें समझ में आनी चाहिए। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जितने में बेचा, कॉस्ट प्राइस क्या, जितने में खरीदा, प्रॉफिट क्या होता है, भाई जितने में बेचा माइनस जितने में खरीदा था, वो जो मार्जिन होता है वही प्रॉफिट कमाया दुकानदार ने। बचपन में ये सारे फॉर्मूले पढ़े थे, वो फॉर्मूले कभी तुम्हारे दिमाग में होते तो ये क्वेश्चन हो जाता। क्लियर है? तो भाई मैंने तो करा दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको पूरी तरह, तुमको समझ में आया कि नहीं ये बताओ। और भाई अब मैं देने वाला हूं इसकी प्रैक्टिस शीट, नीचे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पे दूंगा इसकी प्रैक्टिस शीट और वो सारे क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे। कभी तुमने ये लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है तो आई होप हर एक बात समझ में आई होगी। भाई कमेंट में करना जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है लेंथ और विड्थ का, तुमसे आंसर निकल पा रहा है कि नहीं। और सारे क्वेश्चन इस लेक्चर के एक बार वापस से खुद से अटेम्प्ट करो,
कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप होगा। कैसे सोचना है, कैसे सॉल्व करना है, मैंने सब बता दिया। अब एक बार रिकैप करते जल्दी से पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या अपन ने पढ़ा कि भैया ऐसी जो भी इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जहां पे हम बोलते हैं a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर होते हैं, है ना। और इनके दो रूट निकलते हैं अल्फा और बीटा। इनका रिलेशन हमने पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। कभी कोई बोलते क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करो, आपके रूट अल्फा बीटा है तो उसका तरीका अपन ने वैसे भी पॉलिनोमियल में पढ़ रखा है, सेम ही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी कभी आपको रूट से दे रखे हैं तो। उसके बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने पढ़ी कि भाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके कभी तुम्हें सॉल्यूशन निकालने, रूट निकालने, तो मैक्सिमम दो ही रूट निकलेंगे, दो ही सॉल्यूशन निकलेंगे। उसको करने का तरीका एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, वो हमने क्या पढ़ा कि भैया इस b को ऐसे दो नंबर में तोड़ो कि p प्लस क्यू बराबर b आ जाए और p इंटू क्यू AC आ जाए ताकि ये ब्रेक हो जाए। ये आपकी फैक्टराइजेशन मेथड है। दूसरा मैंने क्या बोला कि सीधे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिमाग में रख सकते हो, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और भाई ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ये d होता है, ये हो गया माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, है ना। नेचर ऑफ रूट पढ़ा कि d कभी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होते हैं, दे आर रियल एंड अनइक्वल, या मैं बोलूं डिफरेंट। ओके, d कभी इक्वल टू 0 होता है तो हम बोलते हैं रूट्स कैसे हैं मेरे भाई, रियल है और इक्वल है ना। और d कभी लेस देन 0 है तो हम क्या बोलते हैं, रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी है या नो रियल रूट है। बस यही था इस चैप्टर में। आई होप सारी बातें समझ में आई होगी। मुस्कुराते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। ईमानदारी से कभी मेहनत करोगे ना तो कोई तुम्हारा नंबर नहीं छीन सकता। मेहनत में बिल्कुल भी मक्कारी मत करना भाई, मन लगा के पढ़ाई करो। टाइम बहुत कम बचा है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और पूरी शिद्दत से पढ़ो। रिजल्ट की चिंता मत करो, अपनी मेहनत पे काम करो। अपने आप सैंपल पेपर एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे जब तुम खुद से पेन को कॉपी में चलाओगे, दिमाग में हर एक कॉन्सेप्ट चमकेगा। आई होप सारी बातें समझ में आई हो। मुस्कुराते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, मचाते रहो। बाय बाय, टेक केयर।